हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी सीरीज में पॉलिटिकल फिलोसफीज हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम टोटलिटेरियनिज्म एंड नेशनलिज्म को समझेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। पिछले सेशंस को एक्सेस करने के लिए आप स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, वहां से आप मेरे पिछली वीडियोस को देख पाएंगे। या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौहान, तो वहां से आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी सेशन, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म, नेशनलिज्म, आज के इस टॉपिक को समझने के लिए आपका कम्युनिज्म, लिबर्टेरियनिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 के इवेंट्स क्लियर होने चाहिए। ग्लोबल डिस्कवरीज, ग्लोबल ट्रेड और 19th सेंचुरी यूरोप के जो पूरे इवेंट्स हैं वो आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, तभी आपको जो है वो आज का टॉपिक और आगे आने वाला टॉपिक भी थॉरली समझ आएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक सीरीज है ये, और इस सीरीज के साथ आप थॉरली नहीं जुड़ेंगे, ईच एंड एवरी सेशन को आप क्रिटिकली नहीं देखेंगे, तो आप नहीं कनेक्ट कर पाएंगे मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी से, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दे रहा हूं, ताकि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव जो है वो आप जनरेट कर सकें। सो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। उन वीडियोस में जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे, और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करेंगे कि आपको मेरे सेशन अच्छे लगे, बुरे लगे, या जैसा भी आप फील करते हैं। आपका ऑनेस्ट फीडबैक हमारे चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। एंड नॉट जस्ट फॉर माय वीडियोस, आप हमारे चैनल पर जो भी वीडियो देखते हैं, जिस भी आप टीचर को फॉलो कर रहे हैं, ऑनेस्ट फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। सो लेट अस स्टार्ट। सो आज हम टोटलिटेरियनिज्म को समझेंगे। सो जैसे कि मैंने कहा कि टोटलिटेरियनिज्म को समझने के लिए आपको वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट्स पता होने चाहिए, और इन दोनों घटनाओं के बीच के इवेंट्स, राइट, इंटरवॉर पीरियड, 19th सेंचुरी यूरोप में क्या घटनाएं घटी हैं वो आपको पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे डेवलप हुआ ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल डिस्कवरीज कैसे हुई, ग्लोबल ट्रेड कैसे डेवलप हुआ, ये सारे कॉन्सेप्ट प्रिपेयर होने चाहिए, और ये सब मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, राइट। तो आपके पास जो है वो सारी नॉलेज इकट्ठा होनी चाहिए, तभी मैं बोलता हूं कि जुड़े रहना बहुत जरूरी है, कनेक्ट को रिलेट करके पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप आंसर राइट करना चाहते हैं, एक इंपैक्टफुल आंसर लिखना चाहते हैं, तो आपके आंसर में झलकना चाहिए कि आपने एंटायरिटी में सब्जेक्ट को समझा है, ना कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ के आपने जो है वो स्पेसिफिक नॉलेज इकट्ठा करी है। सो आपके आंसर राइटिंग में वो एंटायरिटी झलकनी चाहिए, ठीक है। सो टोटलिटेरियनिज्म शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है। टोटलिटेरियनिज्म रेफर्स टू एन अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम और स्टेट that regulates and controls nearly every aspect of public and private sectors, ठीक है। सो दो चीजें आपको यहां पर क्लियर होंगी आज, कि नेशन क्या होता है और स्टेट क्या होती है, क्योंकि नेशन और स्टेट एक्चुअली मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। नेशन को हमने कैसे डिफाइन किया था कि ग्रुप ऑफ पीपल जो सिमिलर कल्चरल हेरिटेज जो है वो शेयर करते हो, या सिमिलर लैंग्वेज बोलते हो, इस तरह के लोग जो हैं वो एक नेशन है, और उस नेशन के ऊपर अगर कोई गवर्निंग बॉडी है तो वो है स्टेट। सो नेशन स्टेट क्या है हमें ऑलरेडी जो है वो जानकारी है भी। आज हम नेशन स्टेट को डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि नेशनलाइजेशन भी हमें, नॉट नेशनलाइजेशन लेकिन नेशनलिज्म आज हमें पढ़ना है, ठीक है। सो ये पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है पहले पॉइंट में, अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम और स्टेट, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक स्टेट है। सो दैट मीन्स गवर्निंग अथॉरिटी की बात चल रही है। गवर्निंग अथॉरिटी भी कैसी, जो कि अथॉरिटेरियन हो। अथॉरिटेरियन यानी कि उसकी पूरी अथॉरिटी है किस चीज पर, जो भी उस नेशन में, जो भी उस स्टेट में अफेयर्स चल रहे हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, भले ही वो पब्लिक यानी कि स्टेट हेल्ड हो, या प्राइवेट यानी कि मतलब प्राइवेटली ओन्ड हो, राइट। सो सभी के सभी बिजनेसेस जो है वो किसके, या सभी के सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो सर्विसेज के हो या प्रोड्यूसिंग के हो, राइट, वो सभी किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, राज्य के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। टोटलिटेरियन रिजीम्स एस्टेब्लिश्ड कंप्लीट पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल कंट्रोल ओवर देयर सब्जेक्ट्स एंड आर यूजुअली हेडेड बाय करिज्मेटिक लीडर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, वो किसके कंट्रोल में होगा। एक टोटलिटेरियन रिजीम में जो राज्य है उसके कंट्रोल में पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों सेक्टर होंगे। यानी जो भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, जो भी सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी उस राज्य, उस देश में हो रही है, उस नेशन में हो रही है,
उसका संचालन जो है वो राज्य करेगा, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज, जो सिटीजन है, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उस राज्य के जो सब्जेक्ट हैं, उन सभी लोगों की पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक जो लाइफ है, उस पूरी पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ पर भी कंट्रोल किसका होगा? स्टेट का ही होगा। इसीलिए टोटलिटेरियनिज्म कहा गया कि टोटल, समझ रहे हैं, पूरा का पूरा जो है वो जिस भी तरह का सिस्टम है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, एक राज्य के अंदर, वो सब सरकार के कंट्रोल में होगा। और उस सरकार को जो है वो यूजुअली कौन हेड करता है? एक करिज्मेटिक लीडर, एक ऐसा लीडर जिसका करिश्मा बहुत शानदार हो, राइट, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपीज करे, जोड़ के रखे। सो यहां पर वन लीडर वाली जो है वो एक पॉलिसी काम आती है, भले ही उस लीडर के नीचे एक पूरी काउंसिल जो है वो काम कर रही हो बहुत शानदार तरीके से, लेकिन चेहरा केवल एक व्यक्ति का दिखाया जाता है, ताकि मतलब एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है वो बना रहे। किसका? तो ये क्या बोलते हैं, नेशनलिस्टिक या फासिज्म भी हम समझेंगे, क्योंकि अगला ही टॉपिक फासिज्म आएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी मैं बोलने से बच रहा हूं। सेशन जो है वो आप जुड़े रहिए, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि किसी एक व्यक्ति की तरफ जो है वो अथॉरिटी का फ्लो, शक्ति का फ्लो, इकोनॉमी का फ्लो किसी एक व्यक्ति की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, भले ही वो सभी शक्ति उस एक व्यक्ति के हाथ में हो या उसकी छोटी सी टाइटली हेल्ड काउंसिल के हाथ में हो, ठीक है, लेकिन दिखाया जाता है कि एक ही व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, मुसोलिनी, हिटलर, स्टालिन, फिदेल कास्ट्रो, ठीक है, और उसी तरह का कुछ सिस्टम जो है वो भारत में भी हो रहा है अभी, ठीक है। भारत का थोड़ा अलग है, जैसा मतलब जो मैंने अभी नाम गिना है उनकी तरह नहीं है, भारत में थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, लेकिन ये एक करिज्मेटिक लीडर के नाम पर जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो चलता हुआ नजर आए, ऐसा सिस्टम भारत में भी है फिलहाल। इन जनरल पहले भी रहा है नेहरू जी के टाइम पे। इन जनरल टोटलिटेरियनिज्म इन्वॉल्व्ड अ सिंगल मास पार्टी, ठीक है। अब टोटलिटेरियनिज्म में आमतौर पर क्या होता है, एक सिंगल मास पार्टी होती है, मतलब और भी पार्टीज होती हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी हेल्ड करती है वो एक पार्टी होती है, और जो बाकी पार्टीज होंगी वो हो सकता है कि जुड़ती हों उस एक बड़ी पार्टी में, ठीक है। जैसे कि रशिया में था, सेंट्रल सोवियत थी, सुप्रीम सोवियत थी यूएसएसआर में, और बाकी सभी सोवियत जो हैं वो उस यूएसएसआर की जो सेंट्रल सोवियत है मॉस्को वाली, उसको सपोर्ट करती थी, ठीक है। टोटलिटेरियनिज्म इन्वॉल्व्ड अ सिंगल मास पार्टी टिपिकली लेड बाय अ डिक्टेटर। अब वो सिंगल पार्टी जो है वो किसी एक लीडर के कंट्रोल में रहेगी, वन लीडर। जैसे लेनिन के जाने के बाद स्टालिन के कंट्रोल में आया क्या, कॉमिंटर्न, या जो मतलब जो सोशलिस्ट पार्टी है या जो कम्युनिस्ट पार्टी थी यूएसएसआर की, वो स्टालिन के कंट्रोल में आई थी। माओ जेडोंग के कंट्रोल में सीसीपी थी, ठीक है। एन अटेम्प्ट टू मोबिलाइज द एंटायर पॉपुलेशन इन सपोर्ट ऑफ द ऑफिशियल स्टेट आइडियोलॉजी and an intolerance of activities which are not directed towards the goals of the state, usually entailing repression and state control of business, labor unions, churches and political parties. इस एक पैराग्राफ में बहुत सारी चीजें जो है वो टोटलिटेरियनिज्म के बारे में बोल दी गई है, ठीक है। देखिएगा, सिंगल पार्टी, पहला पॉइंट आ गया, सिंगल पार्टी, सिंगल पार्टी का सिंगल लीडर, टोटलिटेरियन की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। दूसरा, टू मोबिलाइज द एंटायर पॉपुलेशन, ये देख रहे हैं आप, दूसरा पॉइंट आ गया, मोबिलाइज द एंटायर पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एक डायरेक्शन में, एक तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए विवश किया जाए या मोटिवेट किया जाए, या ऐसे कानूनी, ऐसे सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए कि एक ही तरह की सोच जो है वो पूरी एंटायर पॉपुलेशन की डेवलप हो, जो कि सपोर्ट करती हो ऑफिशियल स्टेट आइडियोलॉजी से। और जैसे कि कम्युनिस्ट रशिया में कम्युनिज्म को एनफोर्स किया जा रहा था रशियन पॉपुलेशन पर कि आप सभी लोगों को कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखनी ही है, क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो, या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो स्टेट की, राज्य की आइडियोलॉजी है, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है रशिया के, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अगर
कोई व्यक्ति राज्य की आइडियोलॉजी को नहीं मानता या उसका क्रिटिक करता है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उसका रिप्रेशन होगा। अगला कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इंटॉलरेंस ऑफ एक्टिविटीज विच आर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स गोल्स ऑफ द स्टेट। राज्य की धारा में ना परवाह करने वाले लोगों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, इनप्रिजन कर दिया जाएगा या एग्जाइल कर दिया जाएगा। ठीक है, हुआ है इतिहास में। यूजुअली एंटेलिंग रिप्रेशन एंड स्टेट कंट्रोल बिजनेस। और नेक्स्ट चीज, राज्य जो है वो सारे बिजनेस, सारी मजदूर यूनियन, सारे चर्च कहने का मतलब जितने भी, अब हो सकता है जो क्रिश्चियन राष्ट्र हो वहां पर चर्च होंगे, जो इस्लामिक राष्ट्र है वहां पर मॉस्क होंगे, जो हिंदू राष्ट्र है वहां पर मंदिर होंगे। ठीक है, तो सभी बड़ी जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी राज्य के कंट्रोल में होंगी और सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो राज्य के, जो स्टेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके अथॉरिटी के अंडर रहेंगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है एक टोटलिटेरियन रिजीम की। आई होप क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अ टोटलिटेरियन रिजीम इज एसेंशियली अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट्स। अब देखिए, टोटलिटेरियन रिजीम को ही आप अथॉरिटेरियन स्टेट कह देंगे क्योंकि पास्ट में हमने ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाली जो भी रिजीम्स रही हैं उनको अथॉरिटेरियन स्टेट कहा है। लेकिन मिड 20th सेंचुरी में, लेटर 20th सेंचुरी में एंड इनफैक्ट प्रेजेंट तक भी हम इन्हें टोटलिटेरियन रिजीम्स कहते हैं, राइट, रिक्वायरिंग एज इट डज एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ऑफ सोशल कंट्रोल। अब देखिए, टोटलिटेरियन रिजीम हम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये सोशल कंट्रोल के एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और एडवर्टाइजमेंट के अन्य टेलीविजन चैनल्स, ठीक है, टीवी चैनल्स, मीडिया हाउसेस, प्रिंट मीडिया एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सभी का इस्तेमाल गवर्नमेंट्स करती हैं। क्या करने के लिए? सोशल कंट्रोल करने के लिए। ऐसा जो भी मतलब जो भी टोटलिटेरियन रिजीम की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को मास लेवल पर प्रमोट करना, मास लेवल पर प्रोपगेट करना, प्रोपेगेंडाइज करना, जनता को मास लेवल पर आप कह सकते हैं कि हेल्यूसिनेट करना आइडियोलॉजिकली, ये काम करते हैं ये नए मीडिया वेपन्स। ठीक है, और अगर आप इनको अभी तक पॉलिटिकल वेपन्स नहीं समझ रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सब पॉलिटिकल वेपन्स हैं, ये जो मीडिया हाउसेस या जितने भी सोशल मीडिया सोर्सेज हैं, अगर आप नहीं समझ पाए हैं कि इनको एज अ पॉलिटिकल वेपन इस्तेमाल किया जा चुका है या किया जा रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया, एंड माइंड दिस, आई एम नॉट, हमेशा बोलता हूं ग्लोबल पर्सपेक्टिव, दीज आर नॉट गेटिंग यूज्ड इन जस्ट इंडिया, चाइना में भी, साउथ ईस्ट एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, हर जगह, हर कंट्री के अंदर या जितनी भी टोटलिटेरियन अथॉरिटीज रही हैं वहां पर भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो सोर्सेज बदलते गए। क्योंकि जब अखबार था तब अखबार का इस्तेमाल किया गया, मैगजीन्स आने लगी तो मैगजीन का यूज करना शुरू किया गया, रेडियो आए तो रेडियो का यूज किया, टेलीविजन सेट आए तो टेलीविजन का यूज किया, इंटरनेट, स्टार्टिंग में इंटरनेट आया तो स्टार्टिंग में इंटरनेट का यूज किया, राइट, और धीरे धीरे स्मार्टफोन्स आए तो स्मार्टफोन्स, और अब तो एप्लीकेशंस, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। सो ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती हुई और प्रोपेगेंडा फैलाने के माध्यम भी बढ़ते गए। लेकिन अगर आप ये नहीं समझ पाए आज तक कि प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, तो माय फ्रेंड्स, आप जो है वो मतलब थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जो है वो आप, मैं कहना चाहूंगा कि मूव कर रहे हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल जो है वो आप एनर्जीज को गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप जो है वो ग्लोबल पैटर्न्स को समझना शुरू करें, और यही मेरी कोशिश है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। टोटलिटेरियन regimes or movements tend to offer the prospect of glorious yet imaginary future to a frustrated population and to portray Western democracies and their values as decadent, with people too soft, too pleasure loving and too selfish to sacrifice for a higher cause। अब देखिए, आज मैं आपको जितने भी कम्युनिस्ट राष्ट्रों का एग्जाम्पल दूंगा, यूएसएसआर की बात कर लें, जर्मनी की बात करें, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करें, 3 राष्ट्र हैं। ठीक है, इन राष्ट्रों में जो टोटलिटेरियन रिजीम्स रहे, उन टोटलिटेरियन रिजीम्स ने अपनी जनता को एक प्रोस्पेक्ट दिखाया कि एक ग्लोरी
ग्लोरी जो है वो हमारे वेट कर रही है। यूएसएसआर ने अपनी जनता को क्या कहा, सोवियत रशिया ने, कि हम पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैला देंगे और प्रोलेटरेट की डिक्टेटरशिप ले आएंगे, सारी शक्ति आम जनता के हाथ में आ जाएगी। तो ये एक ग्लोरियस येट इमेजिनरी फ्यूचर की जो है वो एक छवि रखी गई। और यूएसएसआर ने, कम्युनिज्म ने ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया अपने देश में कि उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न राष्ट्र हैं, यूएस, यूके, फ्रांस, ये जो सब देश है ना, ये भोग विलास में पड़ गए हैं, ये मूवीज बना रहे हैं, ये थिएट्रिकल्स में पड़ गए हैं, ये होमोसेक्सुअलिटी में उतर गए हैं, ये इन्होंने ओवर सेक्सुअलाइज कर दिया है, ये पोर्नोग्राफी में उतर गए हैं, ठीक है, ये शराब ज्यादा पीने लगे हैं, ये अफीम के ज्यादा नशे करने लगे हैं। दैट मीन्स लेविश लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बढ़ चढ़कर वहां पर जो है वो लेविश लाइफस्टाइल फॉलो किया जा रहा है। और उनका जो प्रोलेटरेट है, ये कम्युनिज्म में प्रोपेगेंडा चलाया गया है। तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज का जो प्रोलेटरेट है, इनका जो लेबर है वो पिस रहा है, और जो इनकी मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, और जो हायर क्लास है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, वो भोग विलास में उतरी हुई है। तो ये लोग जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, डेकेडेंट है, राइट। ये लोग जो है वो इन्फिडेल कह देते हैं कई जगहों पर, तो राइट, क्योंकि इस्लामिक जो है उनको काफिर कहते हैं, ये इन्फिडेल है। सो ये प्रोपेगेंडा चलता है यूएसएसआर जैसे देश में चला। यही सेम प्रोपेगेंडा जो है वो हिटलर ने जर्मनी में चलवाया है कि जितने भी ये यूके, यूएस, फ्रांस जैसे जो देश हैं, यहाँ पर ज्यूज ने अपने मीडिया हाउसेज, अपने थिएटर्स, अपनी मूवीज, अपने ड्रामाज, इन सब के माध्यम से जो है वो ओवर सेक्सुअलाइजेशन ऑफ, या ओवर ऑब्जेक्टिव, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट की तरह जो है वो पोर्ट्रे किया है वुमेन को, ठीक है। उसके अलावा मतलब पोर्नोग्राफी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, होमोसेक्सुअलिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। तो जर्मनी में इस तरह का प्रोपेगेंडा चला है सिमिलर, ठीक है। सिमिलर प्रोपेगेंडा इस्लामिक कंट्रीज में चलता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये डूब गई हैं, ये गॉड अल्लाह से बहुत दूर आ गई हैं ये, ठीक है। ये लोग जो है वो काफिर हैं, और देखो ये लोग अपनी औरतों को किस तरह जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने के लिए। सिर्फ इनकी समस्या ये है कि इन सब चीज़ों को, जैसे मान लीजिए ना एक सिंपल सी एड है, उस एड में जो है वो एक फीमेल को दिखाया जा रहा है, और मतलब उस फीमेल को जो है वो बहुत प्रोवोकिंग, रिवीलिंग कपड़ों में दिखाकर, ठीक है, प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह का एग्जाम्पल देते हैं ये इन कंट्रीज में, और ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें हम खत्म करेंगे, कि ये जो पूरी, मतलब ये जो डिजेनरेटेड जो सोसाइटी है, ठीक है, इस पूरी डिजेनरेटेड सोसाइटी को हम हटाएंगे, और एक मतलब एक ऐसी सोसाइटी एस्टेब्लिश करेंगे जो आइडियल्स के दम पर चलेगी, एक ऐसी सोसाइटी एस्टेब्लिश करेंगे जो मोरल, जो एथिक्स के दम पर चलेगी, ठीक है। तो इस तरह का एक ग्लोरियस येट इमेजिनरी फ्यूचर जो है वो पोर्ट्रे किया जाता है, और जो वेस्टर्न कल्चर है उसको कंडेम किया जाता है, ठीक है, समझे आप। यही यूएसएसआर में हुआ, जर्मनी में भी हुआ, इस्लामिक कंट्रीज में भी हुआ। जर्मनी में कब? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। इस्लामिक कंट्रीज में भी, और भारत में भी कई जगहों पर होता है, ठीक है। नॉट एंटायरली इन होल इंडिया, लेकिन कुछ एक भारत में भी ऐसे लीडर्स और ऐसे जो है वो मूवमेंट्स निकली हैं जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर को सिरे से नकारा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। They maintained themselves in political power by various means, including secret police, propaganda, disseminated through the state-controlled mass media, personality cults, the regulation and restriction of free speech, single-party states, and the use of mass surveillance and the widespread use of intimidation and terror attacks. अब देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, ये पैराग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पैराग्राफ में बताया है कि जो एक टोटलिटेरियन रिजीम है वो किन सब माध्यमों का इस्तेमाल करता है अपना टोटलिटेरियन रिजीम एस्टेब्लिश्ड रखने के लिए। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ना कि वो वेस्ट की बुराई करेगा बढ़ चढ़कर, और एक ग्लोरी की तरफ जो है वो एक ग्लोरियस भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है, इस तरह की एक पिक्चर पोर्ट्रे की जाएगी, ठीक है। कई जगहों पर ये सही भी है, ठीक है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि अर्ली 19th सेंचुरी में, या लेटर, मतलब नॉट अर्ली लेकिन लेटर 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में हमारी, या हम नॉट हमारी लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया वल्गैरिटी को, मैं कहना चाहूँगा, ठीक है, इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया कि सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिबॉचरी में, मतलब समझ रहे हैं, लोग जो है बहुत ज़्यादा याश हो गए थे, और गरीब लोगों के पास खाना नहीं था, ठीक है। हिटलर जो है वो शक्ति में आया है, क्यों? इसी पॉइंट पर तो आया है, क्योंकि 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन है,
ठीक है। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में लाखों नहीं तो करोड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर आ गए, जर्मनी के भी। और ऐसे में जिन लोगों ने पैसा कमाया वो लोग और पैसा कमा रहे हैं कैसे? उन गरीब लोगों को पोर्नोग्राफी दिखा रहे हैं, उन गरीब लोगों को ऐसे प्लेस दिखा रहे हैं जिसमें ओवर सेक्सुअलाइजेशन किया जा रहा है महिलाओं का, ठीक है, ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड रहे। जो कोर समस्या है कि बैंकिंग सिस्टम क्रैश क्यों हो रहा है, ताकि कुछ सर्टेन बैंकिंग फैमिलीज हैं वो अपने लालच के लिए बैंकिंग सिस्टम को क्रैश करवा दे रही हैं बार बार। सो हिटलर ने ये इन मुद्दों को उठाकर जो है वो शक्ति में आया, और ये गलत भी नहीं है। हिटलर शक्ति में आया, हिटलर ने एक ही साल में 1933 से 1934 के बीच में एक ही साल में लाखों एम्प्लॉयमेंट्स भी प्रोवाइड किए और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जर्मनी को लेकर आया। क्यों? क्योंकि फिर वो इस बैंकिंग सिस्टम से जर्मनी को बाहर निकाल दिया उसने, इसलिए फिर उसको पीटा भी गया, क्योंकि वो जो नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स है उसके अपोजिट चला। नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स जो है वो जो सेंट्रल बैंक्स की जो मोनोपोली है पूरी इकोनॉमी में उसके अगेंस्ट चला, तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया, ठीक है। लेकिन ये एक अनटोल्ड पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं जो भारत जैसे देशों में बड़े लेवल पर पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इन पॉइंट ऑफ व्यूज को भी आपको पता होना अनिवार्य है, ठीक है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अडल्ट्स हैं, तो आपको मतलब समझ रहे हैं, मैं हमेशा तटस्थता की बात करता हूं, न्यूट्रलिटी की बात करता हूं, तो आपको इन सब सेंसिटिव मामलों के बारे में थोड़ा सा खुलकर बोलना भी चाहिए और जागरूक भी रहना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने देखा था कि किस तरह वो वेस्ट की डिबॉचरी को पोर्ट्रे करते हैं बढ़ा चढ़ाकर और कहते हैं कि इससे हम बेटर एक आइडियलिस्टिक एक सोसाइटी, एक मॉरल सोसाइटी एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, जो कि जर्मनी में हुई भी कुछ हद तक, लेकिन फिर वो गलत डायरेक्शन में बढ़ा। समझ रहे? हिटलर ने इस्तेमाल किया इस डिबॉचरी के खिलाफ सिस्टम ठीक करने के लिए। सिस्टम उसने ठीक किया जर्मनी का, और फिर वो खुद जो है वो इंपीरियलिस्टिक उस मतलब सोच में आ गया कि मैं अब इंपीरियलिज्म करूंगा। अब मतलब समझ रहे, शक्ति का नशा जो है वो चढ़ गया उसके सर पे। एक बार उसे दिखा कि उसके मेथड सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो फिर उसने शक्ति का दुरुपयोग किया, वहां पर गलती हो गई, ठीक है। दे मेंटेन देमसेल्व्स इन पॉलिटिकल पावर बाय वेरियस मीन्स। अब देखिए, सीक्रेट पुलिस, जैसे कि रशिया ने सीक्रेट पुलिस का यूज किया, राइट, जर्मनी में भी सीक्रेट पुलिस का यूज हुआ है। प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, देखिए यूएस में यूएसएसआर के खिलाफ दुनिया भर का प्रोपेगेंडा चला है। आज भी मूवीज में जितने भी हॉलीवुड मूवीज हैं उसमें विलन रशियन लोगों को दिखाया जाता है, ठीक है। जर्मनी को, जैसे मैंने बोला ना, हिटलर जो है वो हिटलर जर्मनी को इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर लेकर आया। ये चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी मेन स्ट्रीम मीडिया में। क्यों? हिटलर ने जर्मनी से जितनी भी डिबॉचरी चल रही थी, उस समय की अय्याशियां चल रही थी, जितना भी नशा चल रहा था, तंबाकू बंद करा दिया, शराब बंद करा दी, पोर्नोग्राफी बंद करा दी, होमोसेक्सुअलिटी बंद करा दी, ये जितने भी ओवर सेक्सुअलाइज्ड थिएट्रिकल्स हैं ये सब बंद करा दिए, बैंकिंग सिस्टम को स्टेबल किया। तो ये सब जो डिबॉचरी है, ये सब जो डिजेनरेशन है, ठीक है, इस सब को हिटलर ने खत्म करा, और तब जो है वो जर्मनी की सोसाइटी लाइन पर आई। इसीलिए सपोर्ट था उसका इतना ज्यादा। लेकिन फिर उसके बाद वो खुद इंपीरियलिस्टिक डायरेक्शन में बढ़ गया, फिर उसके बाद वो खुद थोड़ा सा जो है वो ओवर वायलेंट हो गया, वहां पर उसकी गलती है, ठीक है। लेकिन उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो कि कैपिटलिस्ट हेल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो आपको नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी गलतियां दिखाता है कि वो किस तरह जो है वो डिबॉचरी में उतरे हुए थे, कैसे मतलब जनता को नशे में उतारा हुआ था। मैंने आपको बताया ना, चाइना में ओपियम की लत लगा दी थी लाखों यूथ को और बर्बाद कर दिया था चाइना का यूथ उन्होंने। तो उसी तरह ये मतलब डिबॉचरी की, अय्याशियों की लत जो है वो यूरोप में लगा दी थी, ताकि यूरोप की जनता जो है वो, आज भी यूरोप की जनता मतलब होमलेस लोग बैठे हैं, टनल्स में रह रहे हैं, स्मैक शूट कर रहे हैं मतलब नशों में, और मतलब आज भी बहुत बुरा हाल है यूरोप का। हमें जो यूरोप देखने को मिलता है ना, वो टूरिज्म की नज़र से देखने को मिलता है, साफ सुथरी सड़कें, कुछ ऐसे शहर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप हार्टलैंड्स में जाएंगे, सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में जाएंगे, तो बहुत बुरा हाल है वहां का, ठीक है। कंट्रोल्ड मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज प्रिंट मीडिया जो है वो कंट्रोल रहेगा। मैं यहां पर एक पॉइंट आपके दिमाग में डालना चाहूंगा, नॉट जस्ट यूएसएसआर और जर्मनी, बट यूएस एंड नॉट द यूएस ऑफ दैट टाइम, बट टुडे, आज का टाइम भी, आज के टाइम में भी यूएस की सीआईए, जो एफबीआई वगैरह जो है वो कब किसको कन्फिस्केट करके मार देते हैं पता भी नहीं चलता, ठीक है। एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति था, एक बहुत हाई प्रोफाइल केस में फंसा था,
उसने सुसाइड कर लिया, तथा कथित सुसाइड है, लेकिन आज भी जो है वो मतलब उस पर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। पीडोफिलिया का केस था, पढ़िएगा उसके बारे में, एप्स्टीन के बारे में, राइट। प्रोपेगेंडा, यूएस में दुनिया भर का प्रोपेगेंडा चलता है, सिमिलरली यूएसएसआर में भी चला, जर्मनी में भी चला, प्रोपेगेंडा हर जगह। मास मीडिया से पूरी जनता कंट्रोल करने का काम फॉक्स, सीएनएन यूएस में, ठीक है। यूएसएसआर के अपने खुद के चैनल्स, जर्मनी के अपने खुद के चैनल्स। पर्सनैलिटी कल्ट्स, ठीक है। यूएसएसआर ने स्टालिन, यहां पर जर्मनी में जो है वो एडोल्फ हिटलर, यूएस ने जो है वो अपने अपने मतलब जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनको बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है। सिंगल पार्टी स्टेट्स, यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी, जर्मनी में नाजी पार्टी, यूएसए में 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन दे आर समवट मतलब एक तरह से ऑपरेट करते हैं, वो कुछ अलग नहीं है, सिमिलरली ऑपरेट कर रहे हैं वो। द यूज ऑफ मास सर्वेलेंस, अब देखिए यूएस जो है वो, यूएसएसआर, जर्मनी, इन सब पर जो है वो, खास तौर पे चाइना पे, प्रेजेंट डे में यूएस जो है वो चाइना के ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो मास सर्वेलेंस कर रहे हैं। लेकिन यूएस की खुद की एनएसए, यूएस की खुद की सीआईए, यूएस के हर एक सिटीजन के मोबाइल डिवाइसेस के लैपटॉप्स, मतलब हर जो है वो डिवाइस को एक्सेस कर सकती है। इसको एडवर्ड स्नोडन नाम के एक व्यक्ति ने भी जो है वो खुलासा किया था। उसके अलावा जूलियन असांज ने भी बहुत बहुत कुछ बोला है। एनएसए और सीआईए जो जिस तरह जो है वो लोगों की प्राइवेसी में खलल डाल रहे हैं, गूगल एंड फेसबुक जिस तरह लोगों का डेटा जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि एक बार सोच के देखिए, आपका जो मोबाइल डिवाइस है अगर वो एंड्रॉयड है तो यानी कि गूगल को सब कुछ पता है आपके बारे में। आप जो टाइप करते हैं, जो सर्च करते हैं, जो भी आज तक आपने लिखा, जितनी भी ट्रांजैक्शंस करी, जो भी आपने खरीदा, जो भी आपने बेचा फोन के माध्यम से, गूगल के पास वो सारा का सारा डेटा है। दैट मीन्स इन सम मैटर, या मैं ये खुल के कहना चाहूंगा, गूगल आपको आपसे बेहतर जानता है, ठीक है। सो टारगेटेड मार्केटिंग इज अ गेम। टारगेटेड मार्केटिंग के ऊपर जो है वो गूगल पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ना करें। लेकिन सोच के देखिएगा, एक कोई भी ना, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च कीजिए, आपको आपके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी एड्स आने लगेंगी। या अगर आप सिंपली कोई भी, मान लीजिए कोई भी एक वर्ड है, फ्लाइट टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स, अगर आप 6-7 बार, 5-10 बार बोलेंगे तो गूगल की एआई जो है वो उठा लेगी, उसे पिक कर लेगी और आपको उसके एड्स आने लग जाएंगे। दैट्स टारगेटेड मार्केटिंग, ठीक है। सो दैट मीन्स ये कि ये जितने भी बड़े इस तरह के जो मतलब सर्विसेज हैं, फेसबुक, गूगल जैसी जो फ्री सर्विसेज हैं, सो कॉल्ड फ्री सर्विसेज, ये आपका डेटा इकट्ठा कर रही है और उस डेटा को टारगेट मार्केटिंग के लिए यूज कर रही है, ठीक है। तो इस पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। अब यूएस ने चाइना पर इल्जाम लगा रखा है कि चाइना अपनी जनता के सारे डेटा को जो है वो देख रही है, मॉनिटर कर रही है। लेकिन यूएस की ओपन मार्केट में गूगल भी तो वही कर रहा है, फेसबुक भी तो वही कर रहा है। गूगल, यूएस की खुद की सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सीआईए, एफबीआई, वो भी तो यही कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी दूध का धुला नहीं है। भारतीय सरकार भी सर्वेलेंस करती है, हर सरकार सर्वेलेंस करती है, करना पड़ता है, सिक्योरिटी इशू है, ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो गायब हो गए थे, गुम हो गए थे। वो एक एक करके जो है वो इंटेलिजेंस ने कन्फिस्केट किए हैं। तो उनको नजर रखनी पड़ती है कि दुनिया के किस कोने में कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। और जो एआईज हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, वो वर्ल्ड के पैटर्न को ध्यान रखती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आप हो सकता है कि आपको हजम ना हो ये पॉइंट, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप मान लीजिए आप अलकायदा वर्ड जो है वो 10 बार बोलेंगे ना, या कई स्टेटमेंट्स में अलकायदा वर्ड को जो है वो यूज करेंगे, तो समवेयर दुनिया के किसी कोने में हो सकता है कि यूएस की सीआईए या और कोई जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या हमारे ही देश की इंटेलिजेंस जो है वो उस वर्ड को पिक कर ले और मॉनिटर करना शुरू कर दे कि आपकी किस कंटेक्स्ट में आप इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह सिक्योरिटी के लिए तो बहुत अनिवार्य है ये चीज, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे आप आम इंसान की जो प्राइवेसी है उसमें जो है वो इतना बड़ा खलल नहीं डाल सकते। तो ये प्राइवेसी के ऊपर जो अटैक है, ये यूएस ने भी किया, चाइना ने भी किया, यूएसएसआर ने भी किया, जर्मनी ने भी किया, भारत सरकार भी कर रही है, ये सभी सरकारें कर रही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज आ गया रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री स्पीच। अब देखिए, लेकिन भारत सरकार, फायदा यह है भारत सरकार का कि भारत सरकार और चाइना सरकार में डिफरेंस ये है कि चाइना में आप ये बात खुलकर नहीं बोल सकते, और भारत का संविधान मुझे इतनी आज़ादी देता है, भारत सरकार मुझे इतनी आज़ादी देती है कि ये मेरा अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मैं इस तरह के विचार रखता हूं तो मैं खुलकर एक ओपन प्लेटफॉर्म पर बोल सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोक रहा, और ये मेरा संविधानिक हक है और कोई मुझे रोकेगा भी नहीं, मैं जानता हूं, समझ रहे हैं। तो ये डिफरेंस है।
ठीक है, ये डिफरेंस है भारतीय सरकार और चाइनीज सरकार। अगर चाइना में आप ये बात बोलें तो कल को आपको अरेस्ट करके कहाँ गायब कर दिया जाएगा, कहाँ पर किस एजुकेशन मतलब वो कहते हैं कि एक ऐसा, आगे मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कंसंट्रेशन कैंप्स के बारे में, चाइना में कंसंट्रेशन कैंप्स क्या है, वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन मास सर्वेलेंस, फ्री स्पीच की कमी, ठीक है, सिंगल पार्टी स्टेट्स, ये सब जो है वो वेपन्स हैं किसके, टोटलिटेरियन रिजीम के। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटिमिडेशन एंड टेरर टैक्टिक्स। अब देखिए, जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया को ऑक्यूपाई किया धमकाकर कि या सबमिट कर दो हमें, ये जर्मन स्पीकिंग लोगों का रीजन सब जो है वो हमारे पास सबमिट कर दो, अदरवाइज हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। पोलैंड को धमकाया, ऑस्ट्रिया को धमकाया, राइनलैंड को धमकाया, राइट। सो टेरर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया एक टोटलिटेरियन रिजीम ने, इंटिमिडेशन, वेपन्स के इंटिमिडेशन का इस्तेमाल किया। अब वही सेम चीज यूएसएसआर ने करी, जितने भी सैटेलाइट स्टेट्स एक्वायर किए, जो भी स्लेविक रीजन, स्लेविक भाषा बोलने वाले जितने भी रीजन है, ठीक है, ये सेंट्रल एशियाटिक है, किसका इस्तेमाल किया, जोर जबरदस्ती का। लेकिन वही एग्जांपल यूएस के लिए भी जाता है, गन बोट पॉलिसी, कैरेबियन में गन बोट पॉलिसी, जापान को धमकाया, ठीक है, साउथ अमेरिका में जो है वो सबको अपने हथियारों से डराकर जो है वो अपने कंट्रोल में रखा, इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन करा उनका। और चाइना भी इसी तरह कर रहा है, चाइना इकोनॉमिक थ्रेट्स देता है, चाइना हथियारों को थ्रेट नहीं देता, चाइना इकोनॉमिक थ्रेट देता है। ये इंटिमिडेशन और टेरर टैक्टिक्स। अब ये टेरर का इस्तेमाल जो है वो अलकायदा मुजाहिदीनों ने किया, जब उनको पता चला कि टेरर का इस्तेमाल करके हम बातें मनवा सकते हैं, तो हमें थ्रू आउट 70s 80s 90s में कई टेरर अटैक होते हुए नजर आए, ठीक है। ये टोटलिटेरियन रिजीम के हथियार आ गए। आगे पढ़ते हैं। टोटलिटेरियनिज्म इज नॉट नेसेसरली the same as a dictatorship or autocracy which are primarily interested in their own survival। अब देखिए, एक डिक्टेटरशिप और एक जो ऑटोक्रेसी होती है ना, वो डिजाइन होती है एक व्यक्ति और उसके फैमिली के अराउंड, ठीक है। जैसे जो इटालियन माफिया फैमिलीज थी, वो एक व्यक्ति और उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा माफिया डिजाइन था, या है भी। उसी तरह जितनी भी बड़ी डिक्टेटरशिप्स रही हैं या जो भी बड़ी ऑटोक्रेसीज रही हैं, वो एक फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए है। मुगल एम्पायर मुगल फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए था, ठीक है। लेकिन टोटलिटेरियनिज्म उस डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी से अलग है। क्यों? एंड एज सच मे अलाउ फॉर वेरिंग डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी विद इन सिविल सोसाइटी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, द कोर्ट्स एंड द प्रेस। अब देखिए, यहां पर डिफरेंट है। क्यों? किस किस की बात कर रहे हैं हम? टोटलिटेरियन रिजीम, एक डिक्टेटरशिप और एक ऑटोक्रेसी की। डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी से टोटलिटेरियन रिजीम अलग क्यों है? क्योंकि डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी में जो है वो सिस्टम बनाया जाता है एक व्यक्ति या उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, पूरा का पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर। लेकिन ऐसा करने में वो सिविल लिबर्टीज दे सकते हैं, है ना, क्योंकि उनका प्राइम फोकस क्या रहता है कि एक व्यक्ति अथॉरिटी या एक फैमिली की अथॉरिटी बनी रहनी चाहिए। ऐसा करने के लिए अगर सिविल लिबर्टीज देनी पड़े तो दें, ऐसा करने के लिए ओपन मार्केट रखना पड़े तो रखें, ऐसा करने के लिए रिलीजियस टॉलरेंस करनी पड़ी तो करें, ठीक है। लेकिन एक टोटलिटेरियन रिजीम में सेट जो भी आइडियोलॉजी है वो सेट है, राइट। अगर आइडियोलॉजी जो है वो इंटॉलरेंट या मतलब रिलीजियस इंटॉलरेंस ही आइडियोलॉजी है तो वही रहेगी और वो बदलेगी नहीं, राइट, एज लॉन्ग एज टोटलिटेरियन रिजीम एस्टेब्लिश्ड है। समझ रहे हैं आप? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिक्टेटरशिप और एन ऑटोक्रेसी एंड टोटलिटेरियन रिजीम। नेक्स्ट देखिए, अ टोटलिटेरियन रिजीम ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स दैट नो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन इज ऑटोनमस फ्रॉम द स्टेट्स ऑल एनकम्पसिंग आइडियोलॉजी। तो ये डिफरेंस आ गया। टोटलिटेरियन रिजीम में क्या है? नो इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो जो स्टेट हेल्ड आइडियोलॉजी है उससे आजाद नहीं है। सभी व्यक्ति को स्टेट की आइडियोलॉजी को तो मानना पड़ेगा ही। लेकिन एक डिक्टेटरशिप और एक ऑटोक्रेसी में जो है वो आजादी अगर किसी इंडिविजुअल या किसी सोसाइटी या किसी सब क्लास को अगर कोई पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन जो है वो उनसे हटाए जाना उस ऑटोक्रेसी या उस डिक्टेटरशिप के सपोर्ट में या प्रॉफिट में जाता है तो ऐसा किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। However, in practice, totalitarianism and dictatorship often go hand in hand.
लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैग्मेटिक अप्रोच देखेंगे, तो टोटलिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप जो है वो लगभग सिमिलर है। द टर्म टोटलिटेरिज्मो was first employed by the philosopher of fascism Giovanni Gentile and Benito Mussolini in the 20th century fascist Italy. So totalitarianism word जो है वो जियोवानी जेंटाइल एंड बेनितो मोजोलिनी जो फासिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले जो व्यक्ति हैं इटली के, वहां से ये टर्म निकल कर आया है। तो यहां से हमें ओरिजिन ऑफ टर्म पता चल गया। ठीक है, अब ये फासिस्ट इटली क्या है, फासिज्म नेक्स्ट ही टॉपिक होगा, फासिज्म में समझाऊंगा। इट वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड टू कॉन्वे द कन्फ्रंटिंग सेंस ऑफ एन ऑल एम्ब्रेसिंग टोटल स्टेट, बट इट सून अट्रैक्टेड पॉलिटिकल कनोटेशंस एंड अनफ्लैटरिंग कंपैरिजंस विद लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। सो आपको ये पैराग्राफ ऊपर से निकला होगा कई स्टूडेंट्स को। ठीक है, बताता हूं क्या है। सो जो टोटलिटेरियनिज्म है, इसकी जो शुरुआती एसेंस थी वो ये थी कि अगर आपको इटली में रहना है तो इटली की स्टेट की गाइडलाइंस आपको माननी ही पड़ेगी। बदले में हम आपको ग्लोरियस फ्यूचर देंगे और काफी सारी आजादी देंगे, लेकिन कुछ आपको अपनी लिबर्टीज राज्य को सीड करनी ही पड़ेगी। इसको कहा गया ऑल एम्ब्रेसिंग टोटल स्टेट। आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा स्टेट को, आपको जो है वो अपनी आजादी सीड करनी पड़ेगी, बदले में हम आपको ग्लोरियस फ्यूचर देंगे। ठीक है, लेकिन फिर इसी आइडियोलॉजी को लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी से कंपेयर किया गया, जो कि अनफ्लैटरिंग है। ज्यादा हमें खास कंपैरिजन वहां पर नजर आया नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी और फासिज्म तो काफी दूर दूर है। ठीक है, वो आपको मैं फासिज्म कल जब पढ़ाऊंगा, ये दोनों पॉइंट आपके फासिज्म में कवर होंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके कंबाइंडली फासिज्म में क्लियर होंगे, इनको होल्ड पे रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, टोटलिटेरियनिज्म डज नॉट नेसेसरली अलाइन इटसेल्फ पॉलिटिकली विद ईदर द राइट और लेफ्ट। टोटलिटेरियनिज्म जो है वो जरूरी नहीं है, अगर टोटलिटेरियनिज्म है तो फार राइट ही होगा या फार लेफ्ट होगा। यानी कि टोटलिटेरियनिज्म है तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा कम्युनिस्ट होगा या पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट या नेशनलिस्ट होगा। फार राइट फार लेफ्ट का सीन ही नहीं है वहां पे। ठीक है, ऑल्दो मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड टोटलिटेरियन रिजीम्स हैव बीन फासिस्ट एंड अल्ट्रा नेशनलिस्ट। बाय डेफिनेशन टोटलिटेरियनिज्म जरूरी नहीं है कि राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट हो, लेकिन प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकली किस तरह देखा गया, अल्ट्रा नेशनलिस्ट या फार राइट जो है वो रिजीम्स रहे हैं टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल फासिस्ट और अल्ट्रा नेशनलिस्ट, द डिग्रेडेड कम्युनिज्म ऑफ स्टालिन्स सोवियत यूनियन एंड माओ जेडोंग्स पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वर इक्वली टोटलिटेरियन इन नेचर, and the phrases totalitarian twins has been used to link communism and fascism. So totalitarianism एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके अंडर कम्युनिज्म और फासिज्म जो है वो आप रख सकते हैं। That means communism is a totalitarian regime, fascism is a totalitarian regime, जिसको एक क्या कहा गया, ट्विन कहा गया, टोटलिटेरियन ट्विन कहा गया इन्हें, कम्युनिज्म और फासिज्म को। और अगर आप देखेंगे कम्युनिज्म जो है वो टोटलिटेरियन, जो एक्चुअल कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है वो टोटलिटेरियनिज्म के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि टोटलिटेरियनिज्म में तो एक्यूट सेंट्रलाइजेशन हो गया ना। ठीक है, बिल्कुल अथॉरिटी एक व्यक्ति के हाथ में आ गई। और कम्युनिज्म क्या कहता है कि सभी के पास अथॉरिटी हो। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब ही ना हो जब सभी के पास होगी तो। इसीलिए लिखा गया है यहां पर डिग्रेडेड कम्युनिज्म ऑफ स्टालिन्स। डिग्रेडेड कम्युनिज्म इसलिए कहा गया है क्योंकि जो कम्युनिज्म की एक्चुअल एसेंस है स्टालिन के समय में वो खत्म हो गई। राइट, जो कम्युनिज्म की एक्चुअल एसेंस है माओ जेडोंग के पीआरसी में वो खत्म हो गई। ठीक है, जो मार्क्स क्या गए थे वो तो इन्होंने फॉलो किया ही नहीं। राइट, और फासिज्म, सो कम्युनिज्म एंड फासिज्म की जो प्रैक्टिकल, फासिज्म कौन कौन से, इटली और जर्मनी, और कम्युनिज्म यूएसएसआर। सो दैट मीन्स अगर आप टोटलिटेरियन रिजीम्स को ढूंढने निकलेंगे तो आपको कौन कौन से नजर आएंगे, सेंट्रल यूरोप में जर्मनी और इटली, और एशिया में यूएसएसआर सोवियत रशिया पूरा का पूरा, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये चार बड़ी शक्तियां नजर आएंगी आपको। ठीक है, उसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी हैं, अभी आगे एग्जाम्पलीफाई करेंगे उन्हें हम। नेक्स्ट देखिए, अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ टोटलिटेरियनिज्म क्या है। हिस्ट्री पढ़ते हैं थोड़ी सी इसकी।
It can be argued that totalitarianism existed millennia ago in ancient China under the political leadership of Prime Minister Li Si 280 से 208 BCE, देख रहे हैं आप BCE में, who helped the Qin dynasty unify China. So Qin dynasty ने चाइना को यूनिफाई किया है 200, मतलब आप मान के चलिए कि समवेयर इन द 3rd century BC, राइट. सो 3rd century BC में यूनिफाई किया है, और वो यूनिफाई किया है प्राइम मिनिस्टर लिन सी की वजह से. सो दैट मीन्स अगर आप एक टोटलिटेरियन रिजीम की बात करेंगे तो उसका सबसे पहला एविडेंस आप एंशिएंट चाइना में ढूंढ सकते हैं. टोटलिटेरियन क्यों है, टोटलिटेरियनिज्म क्यों है, एक देखते हैं यहां पर. अंडर द रूलिंग लीगलिज्म फिलॉसफी, political activities were severely restricted, all literature destroyed, and scholars who did not support legalism were summarily put to death. इसीलिए टोटलिटरिज्म कहा गया. चाइना में जैसे किन डायनेस्टी ने सीज की शक्ति, लिटरेचर सारा जला दिया एंशिएंट चाइना का. जो भी एंशिएंट चाइना के पुराने एरिस्टोक्रेट थे, पुराने फिलोसोफर थिंकर्स थे, उन सभी एरिस्टोक्रेट्स को जो कि अलाइन नहीं हुए किंग डायनेस्टी के साथ, उन सबको एग्जीक्यूट कर दिया गया. ठीक है, यानी कि एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर दी चाइना की. चाइना का इतिहास ही बदल दिया पूरा का पूरा किन डायनेस्टी ने, इसलिए उसको टोटलिटेरियन रिजीम कहा गया है. समथिंग वेरी सिमिलर, अब इसी तरह का कुछ टोटलिटेरियन रिजीम जो है वो एंशियंट ग्रीस में स्पार्टा भी था. अगर आपने 300 मूवी देखी होगी, ज्यादातर बच्चों ने देखी होगी, तो स्पार्टा देखा ना आपने कि किस तरह स्पार्टा जो है वो एक मिलिट्री स्टेट है, राइट. और बचपन से ही बच्चों को जो है वो लड़ने के लिए विवश किया जाता है कि लड़ते हुए जो है वो बड़े हों और पूरा का पूरा राज्य जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो. तो ये भी एक तरह की मिलिट्री टोटलिटेरियनिज्म ही तो है. समथिंग वेरी सिमिलर टू द टोटलिटेरियनिज्म वाज आल्सो एनफोर्स्ड इन स्पार्टा, अ वॉर लाइक स्टेट इन एंशिएंट ग्रीस फॉर सेवरल सेंचुरीज बिफोर द राइज ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट इन 336 BC. फिर अलेक्जेंडर ने जो है वो, मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर ने पूरे एंटायर ग्रीस को, नॉट जस्ट ग्रीस लेकिन पूरे फारस और फिर सिंध तक जो है वो पूरा एरिया, और बैक्टीरिया वाला पूरा एरिया जो है वो अपने कंट्रोल में किया. ठीक है. इट्स एजुकेशनल सिस्टम, अब ये स्पार्टा का एजुकेशनल सिस्टम था कि बच्चों को बचपन से लड़ना सिखाए. देखिए स्पार्टा का इतना सख्त था सिस्टम कि विकृत बच्चों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, उनको बड़ा होने की अनुमति ही नहीं थी. अगर कोई बच्चा विकृत या पैदा होते ही अगर कोई बच्चा कमजोर दिखे तो उसको तुरंत मार दिया जाता था, दोनों, पुरुष महिला दोनों को. ठीक है. was part of the totalitarian military society and the state machine dictated every aspect of life doing down to rearing of children. बच्चे कैसे पैदा होंगे, बच्चों को कैसे पाला जाएगा, इसको भी कौन कंट्रोल कर रहा है, स्टेट कंट्रोल कर रहा है स्पार्टा का. और क्या बना रहा है वो, एक टोटलिटेरियन मिलिट्री सोसाइटी बना रहा है, क्योंकि बचपन से ही लड़ने के लिए तैयार किया जाता है. तो स्पार्टा की खास बात थी, स्पार्टा के सैनिक, स्पार्टा की 300 स्टोरी जो है वो आज तक फेमस है. स्पार्टा के जो सैनिक हैं वो एंटायर ग्रीस में सबसे स्ट्रांग थे. ठीक है. सो उसे आप कहेंगे एक टोटलिटेरियन मिलिट्री सोसाइटी. तो एक एग्जांपल आपको पास्ट में चाइना का मिला, दूसरा स्पार्टा. नेक्स्ट, अ रिजिड कास्ट बेस्ड सोसाइटी विच प्लाटो डिस्क्राइब्ड इन हिज द रिपब्लिक had many totalitarian traits despite Plato's stated goal, the search for justice, and it was clear that citizens served the state and not vice versa. अब प्लाटो बहुत प्रैक्टिकल इंसान था. प्लाटो का गुरु सोक्रेटिस, प्लाटो के बाद एरिस्टोटल. ठीक है. ये सभी लोग डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, क्योंकि ये सभी लोग कहते थे कि डेमोक्रेसी में सभी आम जनता को बोलने का हक आ जाता है, और अगर आम जनता को बोलने का हक आता है तो आम जनता को मैनिपुलेट करना आसान होता है. इसलिए प्लाटो की द रिपब्लिक, या उससे पहले सोक्रेटिस ने जो भी बातें बोली हैं, क्योंकि सोक्रेटिस ने कुछ लिखा नहीं, प्लाटो ने लिखा. प्लाटो ने जो है वो वाद संवाद के माध्यम से, यानी डायलॉग्स के माध्यम से अपनी पूरी जो है वो थ्योरी को उसने डॉक्यूमेंट किया है. और तो प्लाटो की जो द रिपब्लिक है, इसमें इसने लिखा है कि जो राज्य है वो टोटलिटेरियनिज्म होना चाहिए, और जो सिटीजन है उनको स्टेट को सर्व करना चाहिए. ठीक है. और स्टेट जो है वो डेमोक्रेटिक ना होकर फिलोसोफर्स के कंट्रोल में हो. ठीक है. मिलिट्री फिलोसोफर्स के कंट्रोल में, जो मिलिट्री शक्ति भी रखते हो और फिलोसॉफिकल थिंकिंग भी हो, पॉलिटिकली जो है वो अवेयर और पॉलिटिकली जो है वो एनलाइटेंड हो. नेक्स्ट, इन हिज
Leviathan of 1651, Thomas Hobbes envisioned an absolute monarchy exercising both civil and religious powers in which the citizens are willing to cede most of their rights to the state in exchange of security and safety. अब देखिए, पहले हमने एंशियंट चाइना, एंशियंट ग्रीस का जो है वो एग्जांपल लिया. अब ये दो एग्जांपल्स लिए हमने थियोरेटिक, जो कि थियोरेटिकल लिखे गए हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं थे. सो पहला तो प्लाटो की रिपब्लिक और दूसरा थॉमस हॉब्स की लेवियंथन, जिसमें उन्होंने टोटलिटेरियन रिजीम को जस्टिफाई करते हुए या बोला है कि सोसाइटी किस तरह की होनी चाहिए. अब देखिए, थॉमस होब्स जो है वो 1651 यानी एज ऑफ एनलाइटमेंट के पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, और एज ऑफ एनलाइटमेंट के समय कई सारी जो है वो थ्योरीज आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि जैसे एडम स्मिथ की, ठीक है, इमैनुअल कांत की, इन सब लोगों की जो है वो थ्योरीज आ रही थी, रसो की, कि सोसाइटी कैसे काम करनी चाहिए, पॉलिटी कैसे काम करनी चाहिए, इकोनॉमी कैसे काम करनी चाहिए. उनमें से थॉमस हॉब्स भी थे, जिन्होंने कहा था कि टोटलिटेरियन रिजीम होना चाहिए और जो सिटीजन है उनको अपनी सारी जो मतलब फ्रीडम है वो राज्य के हाथ में दे देनी चाहिए, और राज्य डिसाइड करे कि किसको क्या देना है. ठीक है. नेक्स्ट, निकोलो मैकियावेलीज द प्रिंस. ये भी क्या है? निकोलो मैकियावेली एज ऑफ एनलाइटमेंट के ही एक फिलोसफर है. टच्ड ऑन टोटलिटेरियन theme, arguing that state is merely an instrument for benefit of the ruler, who should have no qualms at using whatever means are at his disposal to keep the citizenry suppressed. So निकोलो मैकियावेली ने भी कहा है कि जो राज्य है वो टोटलिटेरियन होना चाहिए, या उन्होंने टोटलिटेरियन राज्य को डिफाइन करते हुए कहा है कि एक राज्य अगर टोटलिटेरियन है तो किंग के पास जो, या जो इंपीरियल शक्ति है उसके पास जो है वो सारी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने सब्जेक्ट्स को कैसे सप्रेस करे और अपनी विल जो है वो एक्सरसाइज करे. सो यहां पर ये आ गए आपके पास तीन एग्जांपल, प्लाटो, थॉमस हॉब्स और निकोलो मैकियावेली. ठीक है. उससे पहले एंशियंट चाइना, एंशियंट स्पार्टा. राइट. नाउ मोस्ट ऑफ द कमेंटेटर्स कंसीडर द फर्स्ट रियल टोटलिटेरियन रिजीम. अब पहला रियल टोटलिटेरियन रिजीम जो है वो कब आया है? 20th सेंचुरी में. मैक्सिमम लोग मानते हैं कि पहला रियल टोटलिटेरियन रिजीम 20th सेंचुरी में आया है. लेकिन फिर आप कहोगे जो ये एंशियंट मोनार्कीज रही हैं ये भी तो टोटलिटेरियन हो सकती थी. ये जो एंशियंट मोनार्कीज रही हैं इंडिया में, अरेबियन रीजन में, टर्किक रीजन में, ठीक है, अनातोलिया वाले रीजन में, चाहे बल्कान में हो, चाहे मेनलैंड यूरोप में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, ये जितनी भी मोनार्कीज रही हैं ये टोटलिटेरियन है या नहीं है? ये सवाल आएगा आपका. तो जवाब ये है कि मोनार्की या एक ऑटोक्रेसी में, मैंने बोला ना, मोनार्की या ऑटोक्रेसी में एक व्यक्ति या उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरा सिस्टम डिजाइन होता है, और ऐसा करने के लिए अगर सिविल लिबर्टीज देनी पड़े, ऐसा करने के लिए अगर सेक्युलरिज्म अपनाना पड़े, ऐसा करने के लिए अगर क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत झेलना पड़े तो किया जाता है. जैसे भारत में सभी धर्मों को जो है वो आजादी दी गई. ठीक है. मुस्लिम्स ने ज्यूज को जो है वो अलाउ किया. ठीक है. क्योंकि ज्यूज जो है वो, मुस्लिम्स जो है वो ज्यूज के माध्यम से क्रिश्चियन से ट्रेड करते थे, तो ज्यूज को क्रिश्चियंस ने भी अलाउ किया और मुस्लिम्स ने भी कई जगहों पर अलाउ किया, कई जगहों पर पीटा भी. इसलिए ज्यूज जो है वो बेचारे भटकते रह गए, क्योंकि ज्यूज जो है वो इतने कट्टर नहीं थे धर्म में. वो कह रहे थे कि ट्रेड ही तो करना है. ठीक है. अब ट्रेड हम मुस्लिम से भी कर लेंगे, क्रिश्चियन से भी कर लेंगे, लेकिन मुस्लिम्स कह रहे थे कि नहीं हर जगह इस्लाम फैलाएंगे, क्रिश्चियंस कह रहे थे कि नहीं हर जगह क्रिश्चियनिटी फैलाएंगे. ज्यूज का ऐसा मानना नहीं था कि हर जगह हम जुडाइज्म फैला देंगे. ठीक है. वो कह रहे थे ट्रेड कर लेते हैं. वो ज्यादा प्रैक्टिकल लोग थे, तो पिसते भी थे लेकिन ट्रेड भी होता था. तो जो इस्लामिक लोग हैं वो क्या करते थे? इस्लामिक लोग अन्य आइडियोलॉजीज को ट्रेड करने देते थे, क्योंकि ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान, ईरान, इराक वाला रीजन जो है वो ये ट्रेड से तो फलता फूलता है, चाइना और भारत से आने वाले ट्रेड से. तो यहां की जो मोनार्कीज हैं इन्होंने अलाउ किया. ये टोटलिटेरियन नहीं थी, भले ही थी मोनार्कीज, शक्ति जो है वो सेंट्रलाइज्ड थी, लेकिन टोटलिटेरियन नहीं थी. तो जो मॉडर्न या जो मतलब मोस्ट जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं वो मानते हैं कि पहला रियल टोटलिटेरियन रिजीम, क्योंकि एंशियंट स्पार्टा और जो चाइना वो भी कहीं ना कहीं जो है वो सवाल उठ जाता है उन पर भी. ठीक है. क्योंकि बहुत पुराना है ना, ठोस एविडेंस नहीं है. 20th सेंचुरी के तो ठोस एविडेंस है ना, वीडियोग्राफिकल प्रूफ्स है हमारे पास. सो फर्स्ट रियल टोटलिटेरियन रिजीम टू हैव बीन फॉर्म्ड in mid 20th century in the chaos following World War I, at which point sophistication of the modern weapons and communication
enable totalitarian movements to consolidate power in। so वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टोटलिटेरियन रिजीम हमें देखने को मिलती है दुनिया में, और एग्जांपल्स हैं सोवियत यूनियन सबसे पहला तो अंडर जोसेफ स्टालिन 1928 से 1953, ठीक है, और फिर उसके बाद कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर। लेकिन वो टोटलिटेरियन नहीं है, जोसेफ स्टालिन के समय जो है वो टोटलिटेरियन था। नेक्स्ट, इटली अंडर बेनितो मुसोलिनी 1922 से 43, नाजी जर्मनी अंडर अडोल्फ हिटलर 1933 से 45, स्पेन अंडर फ्रांसिस्को फ्रांको। अब एक स्टूडेंट कहीं कह रहा था कि स्पेनिश सिविल वॉर सर कराएं, आएगा उस पर भी टॉपिक, धैर्य रखें, ठीक है, वहां पर हमें देखने को मिलेगा ये व्यक्ति का नाम फ्रांसिस्को फ्रैंको। नेक्स्ट, पोर्टुगल में एंटोनियो दे ओलिवेरिया सालाजार, ठीक है, ये कौन है, ये टोटलिटेरियन अथॉरिटी है सारी पुर्तगाल में। सो यूएसएसआर, पीआरसी भी आएगा, देखिए अदर मोर रिसेंट एग्जांपल्स टू ग्रेटर और लेसर डिग्रीज, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहां पर, अंडर माओ जेडोंग, ठीक है, नॉर्थ कोरिया अंडर किम टू संग और उसका लड़का, फिर क्यूबा अंडर फिदेल कास्ट्रो, कंबोडिया अंडर पोल पोत, रोमेनिया अंडर निकोल शॉस्कू, सीरिया अंडर हफीज अल असाद, ईरान अंडर आयतुल्ला खोमेनी, इराक अंडर सद्दाम हुसैन, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं किनके, तो अगर हम कंट्रीज गिने तो यूएसएसआर, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, और फिर उसके बाद क्यूबा, कंबोडिया और रोमेनिया भी रख लो। उसके अलावा यस, ये सारे जो देश आप मान सकते हैं ये कम्युनिस्ट, ऑलमोस्ट, या तो कम्युनिस्ट, पूरी तरह कम्युनिस्ट, या तो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा जर्मनी, इटली, ठीक है, ये फासिस्ट रिजीम है, जर्मनी और इटली, राइट। सीरिया, इराक, ये सीरिया, ईरान, इराक, ये कौन है, ये सऊदी अरेबिया भी रख लीजिए, ये सारी की सारी आपकी इस्लामिक कंट्रीज हैं। तो अब यहां पर एक पैटर्न मैं चाहता हूं आप एक पैटर्न देखें, इन सभी कंट्रीज में किस तरह की आइडियोलॉजीज हैं, कम्युनिज्म, या तो कम्युनिज्म, या तो सोशलिज्म, और या तो इस्लाम। तो क्या आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है, यूएस की मूवीज में टेररिस्ट किसको दिखाते हैं, या तो कम्युनिस्ट को या तो इस्लाम को, है ना। तो दैट मीन्स, और दूसरे फासिस्ट, जर्मनी और इटली, है ना, नाजी आ गए यहां पर, नेशनल सोशलिज्म होता है फासिज्म, तो यहां पर नाजी भी आएंगे। तो नाजी लोगों को टेररिस्ट दिखाया जाता है, इस्लाम को टेररिस्ट दिखाया जाता है, और कम्युनिस्ट को टेररिस्ट दिखाया जाता है यूएस या कैपिटलिस्ट प्रोपेगेंडा में, मीडिया प्रोपेगेंडा में। तो आप यहां पर ये पैटर्न देखेंगे कि जितनी भी डिक्टेटरशिप्स हैं उनको डिक्टेटरशिप घोषित किया गया है ना, क्योंकि वो खुद को तो डिक्टेटरशिप बोलेंगे नहीं, खुद तो वो अपनी जनता को ये बोलते हैं ना कि आपको हम ग्लोरी तक ले जाएंगे। तो यहां पर एक ना कॉन्ट्राडिक्शन है, आपको मैंने बोला ना, एक आपको दोनों पक्षों को जो है वो ध्यान में रखते हुए कंक्लूजन तैयार करने हैं। तो एक जगह यूएसएसआर जैसे राष्ट्र जो कि कम्युनिस्ट रिजीम है, और वो कह रहे हैं कि हम कैपिटलिज्म को खत्म करेंगे, और दूसरी साइड कैपिटलिज्म कह रहा है कि ये कम्युनिज्म हमारे लिए खतरा है। तो ये बेसिकली कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है। इस्लामिक जो कंट्रीज हैं वो अपने ऑयल वेल्थ को कंट्रोल करना चाहती हैं, तो जो कैपिटलिस्ट नेशन है वो ऑयल वेल्थ को इस्लामिक रीजन के कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए उनको दुश्मन घोषित कर रखा है। और जो जर्मनी है वो इकोनॉमिक ऑर्डर से बाहर निकला है, सेंट्रल बैंक से बाहर निकला, तो वो इसलिए उनका दुश्मन था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर इविल नहीं हुए हैं, कम्युनिज्म में भी सोशल इविल हुए हैं, इस्लाम में भी सोशल इविल हुए हैं, और नाजी जर्मनी में भी सोशल इविल हुए हैं। लेकिन कौन से दोनों साइड हैं, कैपिटलिस्ट जो राष्ट्र हैं वो इन सभी देशों को पोर्ट्रे करते हैं एज ए टेररिस्ट, क्यों, ताकि जनता में एक कॉमन घृणा जो है वो बनी रहे इनके खिलाफ, और उस घृणा का इस्तेमाल करके जो है वो सेना को, जो सीरिया, इराक, ईरान में क्यों जो है वो इतने, मतलब यूएस की सेना जो है वो इतनी डिप्लॉयड है, क्योंकि वहां की ऑयल वेल्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऑयल वार चल रहा है वहां पर साफ साफ। तो ऑयल वॉर्स जब मैं आपको कराऊंगा ना तो वहां पर ये क्लियर होगा। वर्ल्ड वॉर मैंने आपको कराया तो जर्मनी और इटली का फंडा आपको क्लियर है, ठीक है। पूरा कोल्ड वॉर मैंने आपको समझाया तो यूएसएसआर वाला फंडा आपको क्लियर है, लेकिन ऑयल वॉर्स मैंने आपको नहीं कराई हैं, तो ऑयल वॉर वाला फंडा आपको क्लियर नहीं होगा। तो भविष्य में जब मैं ऑयल वॉर पे सेशन लेकर आऊंगा तो वहां पर आपको ये सारा मुद्दा जो है वो क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, और पीआरसी चाइना वाला इशू भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेशनलिज्म। सो हमने टोटलिटेरियनिज्म का इतिहास पढ़ा, इंट्रोडक्शन देखा और एग्जांपल्स देखे। अब नेशनलिज्म का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हिस्ट्री देखेंगे नेशनलिज्म की, और फिर नेशनलिज्म के टाइप्स और एग्जांपल्स। ठीक है, नाउ नेशनलिज्म को डिफाइन करते हैं क्या है। इज अ डॉक्ट्रिन दैट वंस नेशनल कल्चर एंड इंटरेस्ट आर सुपीरियर टू एनी अदर and that nation should act independently rather than collectively to attain their goals. So एक बहुत ब्रॉडर टर्म में अगर आप नेशनलिज्म को डिफाइन करें तो नेशनलिज्म कहता है कि कोई एक राष्ट्र जो है ना, कोई भी एक राष्ट्र है, कोई भी एक स्टेट है, कोई भी एक नेशन है, उसका जो भी कल्चर है, उसका जो भी इंटरेस्ट है, वो बाकी सबसे सुपीरियर है। यानी इंडिया सबसे सुपीरियर है, पाकिस्तान सबसे सुपीरियर है, यानी कि भारतीय नेशनलिस्ट के लिए इंडिया सबसे सुपीरियर है, पाकिस्तानी नेशनलिस्ट के लिए पाकिस्तान सबसे सुपीरियर है, यूएस नेशनलिस्ट के लिए यूएस सबसे सुपीरियर है, चाइनीज नेशनलिस्ट के लिए चाइना सबसे सुपीरियर है, राइट। सो दैट मीन्स नेशनलिज्म, फिर से देखिएगा, नेशनलिज्म इज द डॉक्ट्रिन दैट वंस नेशनल कल्चर एंड इंटरेस्ट, एक व्यक्ति का नेशनल कल्चर और इंटरेस्ट बाकी सबसे बेहतर है, सुपीरियर टू एनी अदर, एंड दैट नेशन शुड एक्ट इंडिपेंडेंटली, और एक राष्ट्र को जो है वो अकेला चलना चाहिए अपने गोल्स को अटेन करने के लिए, दूसरों का साथ नहीं लेना, अकेला चल के सारे गोल्स अटेन करने। इट होल्ड्स दैट अ नेशन यूजुअली, अब नेशन की डेफिनेशन देखते हैं, राज्य है क्या, ठीक है, नेशन है क्या। Usually defined in terms of language, ethnicity or culture, has the right to constitute an independent or autonomous political community based on shared history and common destiny. अब देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना, यूरोप से निकल कर आया है, और यूरोप भी कौन सा यूरोप, 18th-19th सेंचुरी का यूरोप है ना। 18th और 19th, खास तौर पे 19th सेंचुरी के यूरोप में नेशनलिज्म की भावना बड़े लेवल पर फैली। और नेशनलिज्म क्या था बेसिकली, कि एक ऐसा जियोपॉलिटिकल रीजन जहां पर सिमिलर भाषा, सिमिलर कल्चर, सिमिलर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉलो करने वाले लोग अगर रहते हैं, जो कि सिमिलर हिस्ट्री शेयर करते हैं और सिमिलर उनकी भविष्य की डेस्टिनी भी है, तो वो क्या है, एक नेशन है। तो इस आधार पर यूरोप जो है वो बटा हुआ है। इंग्लैंड जो है वो इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोगों का है, फ्रांस फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का है, स्पेन स्पेनिश लोगों का, पुर्तगाल पुर्तगीज लोगों का, ठीक है, जर्मनी जर्मन लोगों का, इटली इटालियन लोगों का। तो भाषा के आधार पर ही हमारा यूरोप पूरा बटा हुआ है ना, ठीक है। सो नेशनलिज्म की जो बात है, और नेशनलिज्म की ये जो लिंग्विस्टिक, मतलब भाषा के आधार पर, ये एथनिसिटी और कल्चर के आधार पर जो डेफिनेशन है, ये नेशनलिज्म की डेफिनेशन यूरोप से निकल कर आई है, और इसको हमने समझा भी है थॉरली पहले, है ना। इट कैन ऑल्सो रेफर टू एस्पिरेशन फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस फेल्ट बाय पीपल अंडर फॉरेन डोमिनेशन। नेशनलिज्म की दूसरी डेफिनेशन क्या है, पहली तो हमने समझी हुई है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर भारत अंग्रेजों के कंट्रोल में था, है ना, ब्रिटिशर्स की अथॉरिटी थी भारतीयों पर, तो भारतीयों के अंदर जो है वो नेशनलिज्म की भावना थी कि हमें जो फॉरेन जो रूल है इसको उखाड़ कर फेंकना है। तो ये भारतीयों की नेशनलिज्म की फीलिंग थी कि हमें, हमारे ऊपर जो है वो सबके ऊपर फॉरेन रूल है, हमें उसे हटाना है, ये हमारा नेशनलिज्म है। आगे देखिए, नेशनलिज्म सीक्स टू ऑर्डर द वर्ल्ड एज अ सीरीज ऑफ नेशन स्टेट्स। सो जो नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो ये कहती है कि पूरी दुनिया में नेशन स्टेट्स फैले हैं, ठीक है। नेशन स्टेट्स क्या है, नेशन क्या बोला, ऐसा जियोपॉलिटिकल रीजन जहां पर सिमिलर कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं, और स्टेट उनके ऊपर जो भी गवर्निंग अथॉरिटी है वो उनकी स्टेट होगी, राइट। सो पूरी दुनिया में नेशन स्टेट्स फैले हैं, ऐसा नेशनलिज्म कहता है। ईच बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिकल नेशनल होमलैंड ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव नेशन एंड होल्ड्स दैट ईच नेशन हैज अ मोरल एंटाइटलमेंट टू अ सोवरेन स्टेट। समझे, एक जियोपॉलिटिकल नेशनल होमलैंड यानी भारतीयों का भारत, कहीं और नहीं होगा, भारतीयों का भारत भारतीय उपमहाद्वीप में ही होगा, राइट। यहूदियों का जो नेशन है इजराइल, वो फलस्तीन में ही होगा। तो ये नेशनलिज्म है। और एक नेशन की जो है वो क्या है, मोरल उनको जो है वो उनके खुद की अथॉरिटी है उनके पास कि वो क्या करें, अपनी जो है वो एक सोवरेन स्टेट एस्टेब्लिश करें। दैट मीन्स
भारतीयों के ऊपर भारतीयों का शासन होना चाहिए, खुद का, ना कि अंग्रेजों का। ये नेशनलिज्म है। एक डेफिनेशन नेशनलिज्म की ये आ गई। नेक्स्ट, इट सीक टू गारंटी द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ अ नेशन, टू प्रिजर्व इट्स डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड टू प्रोवाइड अ टेरिटरी वेयर द नेशनल कल्चर एंड इथॉस आर डोमिनेंट। अब देखिए, नेशन कहां है? जहां पर सिमिलर भाषा बोलने वाले, कल्चर फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। नेशन के ऊपर जो है वो उन्हीं लोगों की जो है वो सरकार होनी चाहिए, किसी और की सरकार नहीं होनी चाहिए। और उनका काम क्या है अब? कि अपनी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखें। ठीक है, यानी कि भारतीय लोग जो हैं वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी, अपना कल्चर, अपनी भाषा को बरकरार रखें। वेस्टर्न जो है वो रंग में इतने ना रंग जाए कि अपना कल्चर पूरी तरह भूल जाएं। तो ये एक नेशन की क्या है, एक जिम्मेदारी बनती है और एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट होता है उनके अंदर कि नेशनल आइडेंटिटी को डिस्टिंक्ट और प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, और नेशनल कल्चर जो है वो डोमिनेटेड रहे, यानी कि जिस रीजन में हम रहते हैं, जो हमारा नेशन है, वहां पर हमारा कल्चर डोमिनेटेड रहे, किसी और का कल्चर क्यों हावी हो जाए, ये कोशिश बनी रहती है, राइट। इन टर्न नेशन स्टेट्स appeal to the national cultural historical mythos to justify their existence and to confer political legitimacy। अब कोई नेशन प्रेजेंट था या कोई नेशन प्रेजेंट है, ये आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब हम कहेंगे कि देखिए, जो पुरानी दंत कथाएं हैं, पुराने जो ग्रंथ हैं, सो हम पुराने लिटरेरी सोर्सेज को खंगालेंगे, पुरानी फोकलोर्स को खंगालेंगे, पुराने आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर जाएंगे और वहां जाकर कहेंगे कि देखिए हमारा कल्चर यहां पर मौजूद था। एंड दिस इज not just true for India but also for the Middle East, जो सेंट्रल एशिया, क्या कहेंगे आप, जो यूरोपियन नेशंस हैं, अमेरिकाज हैं, हर जगह के लिए ये वैलिड है ये पॉइंट कि वहां के लोग अपनी नेशनल अथॉरिटी, नेशनल जो आइडेंटिटी है उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं? अपने पुराने आर्किटेक्चर से, अपने लिटरेरी सोर्सेज से, यानी कि जो उनका हिस्टोरिकल मिथोस है वहां से। ठीक है, अब वो बेसिक हो सकता है कि क्योंकि कई सारी कहानियां, फोकलोर्स माइथोलॉजिकल भी हैं, लेकिन उस माइथोलॉजी से भी वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी निकाल कर ला रहे हैं। ठीक है, सिंपलिस्टिकली नेशनलिज्म इज द डिजायर ऑफ अ नेशन टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, सो नेशनलिज्म क्या है? कि एक राष्ट्र की डिजायर है कि अपनी आइडेंटिटी वो खुद डिसाइड करें, कोई और ना दे। इसलिए वो अपने खुद का कल्चर खंगालते हैं, खुद के हिस्ट्री में देखते हैं कि हम कहां पर हैं, हम क्या बिलोंग करते हैं, राइट। तो फिर स्टडी होती है, ठीक है, कि आपका इतिहास इस तरह का था, तो हमारी ये नेचुरल जो है वो आइडेंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद पेट्रियोटिज्म। सो नेशनलिज्म को पेट्रियोटिज्म से जोड़ दिया जाता है। पेट्रियोटिज्म क्या कहता है? पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एटीट्यूड्स टू अ फादरलैंड। पेट्रियोटिज्म क्या कहता है? कि जो मातृभूमि है, जो फादरलैंड लिख दिया मैंने यहां पर, लेकिन जो मातृभूमि है, क्योंकि भारत में मातृभूमि वाला कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग है। सो फादरलैंड या मातृभूमि की सुरक्षा करना, उसकी सेवा करने का जो भाव है वो पेट्रियटिज्म है। सो नेशनलिज्म को पेट्रियटिज्म से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि नेशनलिज्म प्रोवाइड करती है सेल्फ डिटर्मिनेशन, आइडेंटिटी की भावना। सो आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखना है ना, उस आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके रखना है, तो दैट मीन्स पेट्रियटिज्म जो है वो जुड़ा हुआ है साथ में। ठीक है, but it can also lead to chauvinism, aggression, aggressive patriotism, or blind or biased devotion to any group, attitude or cause, imperialism, racism and xenophobia, militarism और ultimately fascism। तो अब नेशनलिज्म से क्या क्या मतलब किस किस डायरेक्शन में नेशनलिज्म मूव कर सकता है? तो सबसे पहले शॉविज्म की तरफ। शॉविज्म का मतलब है कि जो पेट्रियटिज्म है उसको एग्रेशन में ले गए। ठीक है, जैसे कई जगहों पर होता है ना, जैसे भारत में भी कई जगहों पर होता है कि अगर आप राष्ट्रगान में खड़े नहीं हुए तो कई लोग आ जाते हैं आपको पीटने। तो एग्रेसिव पेट्रियटिज्म इसका एग्जांपल आप मान सकते हैं, इसको शॉविज्म कहा जाता है, राइट। जैसे भारत में इस समय हो रहा है कि अगर आप पॉपुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप एंटी नेशनल है। ठीक है, तो ये ब्लाइंड और बायस्ड डिवोशन, एंड दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर इंडिया, यही रशिया में भी हुआ, यही चाइना में भी हो रहा है, यही यूएस में भी हो रहा है। ट्रंप के सपोर्टर्स ने जो है वो कैपिटल को इन्वेड कर दिया था। ठीक है, तो वो क्या था? वो शॉविज्म ही तो था। ठीक है, वो ब्लाइंड फॉलोइंग ही तो थी। नेक्स्ट, इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करता है ये।
ठीक है, नेशनलिज्म के नाम पर इंग्लैंड ने कहां कहां पर अपनी जनता को मोटिवेट करके जो है वो इन्वेड करवाया है। नेशनलिज्म के नाम पर फ्रांस ने जो है वो कहां कहां पर आक्रमण करवाए हैं। नेशनलिज्म के नाम पर जो है वो स्पेन पुर्तगाल ने कितनी कॉलोनीज को एक्वायर किया। तो इंपेरियलिज्म जो है वो नेशनलिज्म के नाम पर ही हुआ है। इन द नेम ऑफ गॉड, इन द नेम ऑफ आवर होली कंट्री, ब्रिटेन ने जो है वो आक्रमण किए जगह जगह पर। ठीक है, उसके अलावा रेसिज्म एंड जीनोफोबिया। नेशनलिज्म एक, मान लीजिए कोई नेशनलिज्म जो है वो स्ट्रांगली अपनी एथनिसिटी से जुड़ा हुआ है, यानी जर्मन नेशनलिज्म था कि जो आर्यन रेस है, जो गोरे लोग हैं, जो नीली आंखों वाले, जो ब्लॉन्ड हेयर वाले हैं, इन्हीं को रहने का हक है लेवेंसफ्रॉन में। ठीक है, जर्मन लिविंग स्पेस में। बाकी भूरी आंखों वाले, काले बालों वाले, यानी ब्रूनेट्स को, ब्राउन चमड़ी वालों को रहने की जगह नहीं है। तो रेसिज्म बड़े लेवल पर फैलता है नेशनलिज्म से। ठीक है, जीनोफोबिया फैलता है। जीनोफोबिया का मतलब होता है बदलाव का डर। मिलिटरिज्म का अप्रोच मिलता है। अब नेशनलिज्म का इस्तेमाल करके आप लोगों को सेना में भर्ती करवा सकते हैं। भारत और पाकिस्तान में इतना तनाव है और भारत में इतना एम्प्लॉयमेंट है कि अगर भारतीय सरकार युद्ध छेड़ना चाहे तो लाखों में नए सैनिक जो हैं वो भर्ती होने के लिए आ जाएंगे नेशनलिज्म के नाम पर। ठीक है, तो दिस इज नॉट जस्ट ट्रू फॉर इंडिया, यही ट्रू पाकिस्तान के लिए भी है। पाकिस्तान में सेम प्रोपेगेंडा चल रहा है, चाइना में सेम प्रोपेगेंडा चल रहा है, यूएस, रशिया, हर जगह सेम प्रोपेगेंडा चल रहा है। अनएम्प्लॉयड लोगों को मोटिवेटेड रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब डिस्ट्रैक्शन। देखिए, नेशनलिज्म मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है, होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नेशनल आइडेंटिटी नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की भी तो बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, आपको एक अप्रोच आगे भी तो रखनी है। आप ही को ही अपनी अगली जनरेशन को देना है ये प्लेनेट रहने के लिए। अगर सस्टेनेबल नहीं होगा, अगर हैबिटेट मतलब रहने के लायक ही नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे आप नेशनलिज्म का। अगर अगले 20 साल में हमारा प्लेनेट जो है वो, अगर ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इस बार की गर्मियां देख लेना, अगर ये बात आपको गलत लग रही हो ना, तो इस बार की गर्मियां रिकॉर्ड तोड़ गर्मियां लेकर आएंगी। और ये बात आपको याद रहेगी कि सर ने कहा था ऐसा कुछ। ठीक है, तो भैया नेशनलिज्म में अंधे मत हो जाओ। भविष्य के लिए आपको, अपनी अगली जनरेशन के लिए कैसी सोसाइटी छोड़कर जानी है, कैसा प्लेनेट छोड़कर जाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो मिलिटरिज्म, और अंत में जो है वो नेशनलिज्म प्रमोट करता है फासिज्म को, और फासिज्म हम अगले सेशन में समझेंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, फासिज्म निकल आएगा। ठीक है, इट इज यूजुअली कंसीडर्ड अ रिलेटिवली रीसेंट आइडिया based as it is on the concept of nation state, which is largely 19th century phenomenon, and until around 1800 very few people had more than local loyalties. अब यहां पर नेशनैलिटी को लेकर जो है ना एक बहुत बड़ा, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट में बोलने जा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स विल हेट मी फॉर दिस, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके अंदर एक परसेप्शन जनरेट हो, आप एक तराजू से दुनिया को तोलना बंद करें। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट पढ़िएगा, यहां पर क्या लिखा है। 1800 तक वेरी फ्यू पीपल, 1800 तक वेरी फ्यू पीपल हैड मोर देन लोकल लॉयल्टीज। लोकल लॉयल्टीज नहीं थी। 19वीं शताब्दी में बहुत कम लोगों के पास जो है वो लोकल लॉयल्टीज के बाद भी, मतलब बड़े लेवल पर लॉयल्टी थी उनकी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मराठाज है ना, तो मराठाज की लॉयल्टी केवल मराठाज के लिए थी, और मराठाज चाहते थे कि अपने लिए ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो इंडिया का एक्वायर किया जाए। भारत को भारत होने की आइडेंटिटी अभी रिसेंटली अंग्रेजों ने दी है। मतलब कहने का मतलब ये कि पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अभी रिसेंटली किसने जीत कर दिया, या किसने जो है वो यूनिफाई किया, वो है ब्रिटिश। ब्रिटिश से पहले मराठा कोशिश कर बैठे, नहीं कर सके। मराठाओं से पहले मुगलों ने कोशिश करी, पूरा भारत उनके कंट्रोल में नहीं आया। कई मैप में दिखाते हैं ना कि अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण तक नहीं था, पूरा कंट्रोल में नहीं था। ठीक है, छूट गया था लाहौर। ठीक, इनफैक्ट वैसे औरंगजेब का लड़का ही बैठा हुआ था लाहौर में, और औरंगजेब के लड़के की मतलब घबरा जाता था वो औरंगजेब के नाम से, इतना डर था अपने खुद के जो है वो अब्बा का। लेकिन औरंगजेब के जाने के बाद मुगल्स के हाथ से बिखर गया पूरा भारत। मुगल से पहले तुगलकों में, खलजियों में भारत को, पूरे भारत को कंट्रोल करने की जो है वो महत्वाकांक्षा थी, लेकिन वो नहीं कर सके। सो कहने का मतलब सार ये निकलता है कि पूरी की पूरी मिडिवल हिस्ट्री में पूरा का पूरा इंडिया कोई भी एक्वायर नहीं कर सका, अंग्रेजों ने करके दिया। एंशिएंट में चंद्रगुप्त सेकंड कह सकते हैं या कि आप, लगभग उसने पूरा भारतीय उपमहाद्वीप इकट्ठा किया, और फिर उससे पहले अशोक ने,
लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उन्होंने इकट्ठा करा, मतलब यूनिफाई किया, फिर बिखर गया उनके हाथ से। तो ये सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस तो मैंने आपको समझाया ही है। लेकिन जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स अखंड भारत कहते हैं, बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि सही पॉइंट भी है और कुछ जगह पर कॉन्ट्रडिक्टरी भी है। ठीक है, जो अखंड भारत का जो पॉइंट आता है कि अफगानिस्तान यानी कि पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो एक राष्ट्र है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही अखंड भारत है, राइट। पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक राष्ट्र के रूप में इकट्ठा करके दिया किसने? रिसेंटली ब्रिटिशर्स ने। उससे पहले केवल अशोक और चंद्रगुप्त कर सके, और किसी की हिम्मत नहीं हुई और किसी की इतनी मजाल नहीं हुई कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को इकट्ठा करें। तो दो ही मुख्य तौर पर दो ही चक्रवर्ती शासक हैं, अशोक और चंद्रगुप्त, और फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इकट्ठा करके दिया। ठीक है, अखंड भारत। तो अखंड भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक ज्योग्राफिकल जो है वो रीजन है, पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट है, इसलिए उसको अखंड आप कह सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि थ्रू आउट, क्योंकि मौर्य के जाने के बाद जो पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर टूटा है, तो वो सब लोकल लॉयल्टीज थी, किसी की लॉयल्टी सेंट्रलाइज नहीं थी मौर्यज में। ठीक है, मिडिवल पीरियड में भी जब तक मुगल्स कमाई करके दे सके तब तक मुगल्स की तरफ लॉयल्टी थी। मुगल्स जब कमाई देना बंद कर दिए तो मराठे अलग हो गए मुगल से। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जितना भी बहमनी एम्पायर है ये क्या बोलते सुल्तानों से अलग हो गया जब सुल्तानों का कंट्रोल नहीं रहा। ठीक है, सो दैट मीन्स लोकल लॉयल्टीज जो है वो 18वीं शताब्दी तक, सॉरी नॉट 18वीं लेकिन 19th सेंचुरी तक जो है वो लोकल लॉयल्टीज प्रेवलेंट थी। यानी राजपूतों का केवल राजपूताना था, मराठों का केवल मराठी भाषा बोलने वाले रीजन था उनका। ठीक है, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप को इकट्ठा करने का उनका एम्बिशन तो था, लेकिन पूरा भारतीय महाद्वीप में जितनी भी मल्टी एथनिसिटीज थी उन सब की कोई एक कंबाइंड लॉयल्टी नहीं थी, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे। यही तो समस्या है ना भारत की, कि सभी अपने अपने लिए लड़ रहे थे। ठीक है, एंड नाउ दिस सेम, ये सही सेम का सेम कॉन्सेप्ट जो है वो आप यूरोप पर लगा दीजिए। 19th सेंचुरी का यूरोप जो है वो किसी एक राष्ट्र के कंट्रोल या किसी एक जो है वो आइडियोलॉजी, मान लीजिए क्रिश्चियनिटी के अंडर नहीं था। अगर किंग था भी तो किंग का जो गाटर सिस्टम है या किंग की जो नोबिलिटी है उनकी लॉयल्टीज आपस में बटी हुई थी। यानी ड्यूक अलग था, ठीक है, आर्च ड्यूक अलग था, लॉर्ड बैरन नाइट इब्लिन ये सब जो है वो अलग अलग थे। ठीक है, तो पॉइंट मेरा ये है कि जो मतलब एक नेशनलिज्म की जो भावना है ना कि पूरा राष्ट्र एक साथ होना चाहिए, वो 19th सेंचुरी के बाद निकल कर आया वो आइडिया। उससे पहले पूरा राष्ट्र इकट्ठा करना जो है वो महत्वाकांक्षा थी किसी एक रूलर या उसकी फैमिली की। मौर्यंस जैसे, गुप्ताज, ठीक है, मुगल्स, खलजीज, वो एक फैमिली या एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा रहती थी, वो जनता की डिमांड नहीं रहती थी। जनता जो आम जनता है उनकी लॉयल्टीज 19th सेंचुरी के बाद अलाइन होना शुरू हुई, पब्लिक लॉयल्टीज, बड़े लेवल पर लॉयल्टीज। और वो नेशन स्टेट की जो आइडियोलॉजी है वो क्यों डेवलप हुई है, मैंने आपको बताया था, नेशन स्टेट की आइडियोलॉजी इसलिए डेवलप हुई है ताकि एक सुदृढ़ इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया जा सके और मर्केंटाइल और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को एफिशिएंटली चलाया जा सके। इसलिए नेशन स्टेट्स एस्टेब्लिश करना यूरोप में अनिवार्य हो गया था। ठीक है, तो बहुत सारी घुमावदार, बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शनल बातें भी लगी होंगी आपको, लेकिन जुड़े रहिए, इवेंचुअली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी एंड द यूनिटी वर ओरिजिनली इम्पोज फ्रॉम अबव बाय यूरोपियन स्टेट्स इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज द इकोनॉमी इन सोसाइटी। तो नेशनल आइडेंटिटी, देखिए पॉइंट मैंने जो बोला वो यहां पर एक्सप्लेन हो गया ना। नेशनल आइडेंटिटी एंड द यूनिटी वर ओरिजिनली इम्पोज्ड फ्रॉम अबव द यूरोपियन स्टेट। समझ रहे हैं, नेशनल आइडेंटिटी वाला जो फंडा है ये इम्पोज किया गया। सो दैट मीन्स ये एक बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, और मैं माफी चाहूंगा अगर कुछ बच्चों की जो सेंटिमेंट्स में जो है वो हानि पहुंचे। 19th सेंचुरी भारत में भी पूरी जनता जो है वो उनके अंदर नेशनलिज्म नहीं था, ऑब्वियसली नहीं था, बटा हुआ था भारत। नॉर्थ इंडिया में मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लेकर चले तो पख्तूनी लोग थे, कश्मीरी थे, पहाड़ी थे, ठीक है, पंजाबी थे, जाट थे, रुहेल थे, अवधी थे, मगधी थे। तो ये पूरा का पूरा भारत बटा हुआ था। ठीक है, जो नेशनलिज्म की भावना है वो एक यूरोपियन आइडिया है,
और उस यूरोपियन आइडिया को भारतीय जो क्रांतिकारी हैं उन्होंने यूज किया ताकि पूरा का पूरा भारतीय महाद्वीप जुड़े, क्योंकि अगर पूरा का पूरा भारतीय महाद्वीप नहीं जुड़ता है तो बिखरा रह जाएगा। जितना समय तक बिखरा रहेगा उतने समय तक गुलाम रहेगा। अगर सभी को पूरे के पूरे भारतीय महाद्वीप को अगर आजाद होना है गुलामी से तो इकट्ठा होना पड़ेगा। तो नेशनलिज्म की जो भावना है, अखंड भारत का की जो आइडियोलॉजी है, ये 19th सेंचुरी के बाद आई है भारत में, उससे पहले नहीं थी। उससे पहले ये किसी एक व्यक्ति या एक फैमिली की महत्वाकांक्षा थी कि पूरे के पूरे भारतीय महाद्वीप को वो एक छत्र शासन में लेकर आए। छत्रपति होने का जो है वो नॉट छत्रपति लेकिन यस क्या कहते हैं उसको, चक्रवर्ती होने का जो है वो टाइटल अपने नाम के साथ वो लगा सके। ठीक है, सो सेम गोज फॉर यूरोप। यूरोप में ये जो नेशनलिज्म की जो भावना है ये इंपोज की गई ताकि राष्ट्र को बांधा जा सके और लोगों से लेबर करवाया जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर देंगे, बैंकिंग सिस्टम एस्टेब्लिश कर देंगे, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, और उस बैंकिंग उस गवर्नमेंट ऑर्डर के नाम पे धीरे धीरे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट फैलाएंगे, लैंडलेस मजदूरों को इकट्ठा करेंगे, सस्ता लेबर आएगा और फिर उनसे मजदूरी करवाएंगे। सो नेशनल आइडेंटिटी एंड यूनिटी वर ओरिजिनली इम्पोज फ्रॉम अबव बाय यूरोपियन स्टेट्स इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज इकोनॉमी इन सोसाइटी। ठीक है, और इकोनॉमी क्या थी? कैपिटलिस्ट मर्केंटाइल इकोनॉमी। उसको एस्टेब्लिश करने के लिए नेशनलिज्म यूरोप में लाया गया। भारत में नेशनलिज्म का यूज क्यों किया गया? ताकि पूरा का पूरा भारतीय महाद्वीप एक साथ जुड़कर रहे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कल्चरल आइडेंटिटी तो है ही ना, क्योंकि एक बार अगर अशोक ने इकट्ठा करके दिया है देश तो कहीं ना कहीं कल्चरल यूनिटी तो है ही भारत में। जैसे मतलब जैसे ब्राह्मणिक कल्चर है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत में तो फैला हुआ ही है, तो उस आधार पे ही जुड़ जाए तो एटलीस्ट जुड़े तो सही, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिमिलर कल्चर फॉलो करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो। और दैट इज ऑल अबाउट ना, भारत में सभी ट्रेड ही तो कर रहे थे। भारत में तो कोई लड़ने का लड़ाई थी, राजपूत जैसे क्लैंस लड़ रहे थे आपस में, लेकिन अगर एक सिम्फनी बन जाए ट्रेड की तो फिर लड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता था ना। कोई लड़ाइयाँ हुई हैं भारत में, लेकिन जिस लेवल पे सेंट्रल एशियाटिक कंट्रीज में, जिस लेवल पे मिडल ईस्ट में या यूरोप में झगड़े हुए हैं, जितनी बैटल्स हुई हैं वो उतने बैटल्स भारत में नहीं हुए, क्योंकि रिलेटिव प्रोस्पेरिटी थी, ज्यादा था प्रॉस्पर भारत। ठीक है, सो भारत को, अखंड भारत को जोड़ना एसेंशियल था ताकि सभी लोग जो है वो बेनिफिट हो सके, और आजाद तभी हो पाएंगे, क्योंकि अगर बिखरे रहे तो आजाद नहीं होंगे। इसलिए नेशनलिज्म भारत में भी जो है वो इंपोज किया गया। मतलब देखिए पॉलिटिकल अथॉरिटी तो अंग्रेजों की थी, लेकिन उस नेशनलिज्म को यूज किया भारतीय नेशनलिस्ट ने पूरे इंडिया को जोड़ कर रखने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट, फिर वो भारत के आप देख सकते हैं, भारत आजाद होने के बाद जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है उसमें यूनिटी के लिए कितना ज्यादा जो है वो बात की गई है। ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कराऊंगा, वहां पर ये सारे पॉइंट क्लियर होंगे, डरिए मत। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ नेशनलिज्म देखते हैं अब क्या क्या है। नेशनलिज्म may manifest itself along civic, cultural, religious and ideological lines. नेशनलिज्म कहां पर? सिविक यानी आम जनता, जनता के जो है वो भावनाओं में नेशनलिज्म छुपा है। कल्चर के आधार पर नेशनलिज्म देखने को मिल जाएगा, धर्म के आधार पर नेशनलिज्म देखने को मिल जाएगा, और आइडियोलॉजी के आधार पर नेशनलिज्म देखने को मिल जाएगा। सो नेशनलिज्म बेसिकली क्या है? सिमिलर आइडियोलॉजी रखने वाले लोग अगर एक ज्योग्राफिकल रीजन में रहते हैं तो वो एक नेशन है। सिमिलर सिविल, मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी सिविल कानून है, सिविल कस्टम्स हैं, सिमिलर सिविल कस्टम्स को, सिमिलर कल्चर को, सिमिलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग एक रीजन में रहते हैं तो वो एक नेशन है। ठीक है, तो हम इन आधारों पर डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनलिटीज रखेंगे। ठीक है, दीज सेल्फ डेफिनेशंस ऑफ नेशन। सेल्फ डेफिनेशन ऑफ नेशन क्यों कहा गया? क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके की जो है वो सोशल स्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं ऑब्वियसली, और अगर वो सोशल स्ट्रक्चर जो है वो एक साथ मिलकर रह रहे हैं तो वो एक नेशन है, राइट। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग डेफिनेशंस हमें देखने को मिली है। यूज्ड टू क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनलिज्म, although such categories are not mutually exclusive and many nationalist movements combine some or all these elements to varying degrees। तो पॉइंट ये है कि जो नेशनलिज्म की डिफरेंट, जो हम अभी मैं आपको टाइप्स बताने जा रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि वो सब एक्सक्लूसिव है, ये अलग अलग ही हैं, वो मर्ज होते रहेंगे आपस में। ठीक है, सो सबसे पहला आता है हमारा एथनिक नेशनलिज्म। तो एथनिक नेशनलिज्म कहां पर है? वेयर द नेशन इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ एथनिसिटी एंड डिसेंट
फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस, यानी कि जहां पर मंगोलिया वो देश है जहां पर सभी मंगोल्स हैं। अब जरूरी नहीं है वो सभी मंगोल्स जो है वो बुद्धिज्म ही फॉलो करते हो, वो हो सकता है कि कोई स्लेविक पेगन मतलब स्लेविक कोई धर्म फॉलो करते हो सकता है वो इस्लामिक धर्म फॉलो करते हो, लेकिन एथनिसिटी उनकी क्या है, मंगोलियन है वो, तो इसलिए उनका देश जो है वो मंगोलिया है, राइट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द आइडिया ऑफ कल्चर शेयर्ड बिटवीन मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एंड यूजुअली अ शेयर्ड लैंग्वेज। तो मंगोलिया एक देश है जहां पर मंगोलियन कल्चर और मंगोलियन भाषा बोली जा रही है, लेकिन वो लोग हो सकता है कि अलग अलग धर्म को फॉलो करते हो, लेकिन सो दैट मीन्स एथनिसिटी डिफाइन होती है सिमिलर कल्चर सिमिलर लैंग्वेज से, और क्योंकि लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, राइट। तो सिमिलर एथनिसिटी रखने वाले लोग जो है वो एथनिकली नेशनलिस्ट अपने आप को कह सकते हैं। जैसे स्लेविक लोग हैं, स्लेविक लोग यूगोस्लाविया की डिमांड क्यों कर रहे थे, क्योंकि कह रहे थे कि हमारी एथनिसिटी सेम है, भले ही वहां पर ज्यूज भी होंगे, टर्किक इस्लामिक भी होंगे, ठीक है, क्रिश्चियंस भी होंगे, सभी स्लेविक भाषा स्लेविक कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है सिविक। सिविक नेशनलिज्म क्या है? वेयर द स्टेट ड्राइव्स पॉलिटिकल लेजिटिमेसी फ्रॉम द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजनरी एंड फ्रॉम द डिग्री टू विच इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल। तो जहां पर राज्य की बात आ जाती है ना, राज्य के आधार पर, ठीक है, सिटीजन मतलब सिटीजन जो है वो बटे हुए हैं। फिर से पढ़िए पॉइंट ये, वेयर द स्टेट डराइव्स पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, यानी राज्य जो है वो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को डराइव करता है, पॉलिटिकल अथॉरिटी को डराइव करता है फ्रॉम एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजनरी एंड फ्रॉम द डिग्री टू विच इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल, दैट इज सिविक नेशनलिज्म। यानी जहां पर जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई ना, सभी इस्लामिक लोगों ने कहा कि हमें जो है वो शाह का रिजीम नहीं चाहिए, अपना चाहिए, तो वो सिविक नेशनलिज्म था उनका। सभी लोग जो है वो मिलकर एक तरह की नेशनलिज्म को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, एक तरह का राज्य, एक तरह की स्टेट एस्टेब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। धर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, धर्म को धीरे धीरे इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वहां पर फिर ये रिलीजियस नेशनलिज्म के साथ मर्ज होगा, देखिएगा। नेक्स्ट आएगा स्टेट नेशनलिज्म, अ वेरिएंट ऑफ सिविक नेशनलिज्म वेयर द नेशन इज अज्यूम्ड टू बी कम्युनिटी ऑफ दोज हु कंट्रीब्यूट to the maintenance and strength of the state, and that the individual exists in the community expressly to contribute to it, to this goal. This often results in fascism. So state nationalism क्या बोलता है कि हर एक व्यक्ति, state nationalism वहां पर है जहां पर हर एक व्यक्ति एक कम्युनिटी का जो है वो राज्य के लिए काम कर रहा हो। यानी जर्मन सभी लोग जो हैं वो जर्मन इकोनॉमी को रिबिल्ड करने के लिए काम कर रहे थे। ईरानियन सभी लोग जो हैं वो शाह के रिजीम को हटाकर शरिया लाने के लिए काम करना चाहते थे, या काम कर रहे थे, या रिबेल कर रहे थे, ठीक है। फिलिस्तीन के जो अरबी हैं वो इजराइल को हटाने के लिए जो है वो सारा मतलब वो सारा झगड़ा ही वही है उनके, इजराइल को हटाने के लिए या ज्यूज को हटाने के लिए। तो वो स्टेट नेशनलिज्म है उनका, ठीक है। वो एक तरह का सिविक नेशनलिज्म ही है कि जनता जुड़कर डिसाइड कर रही है कि राज्य किस तरह का होगा, और यहां से फासिज्म निकल कर आता है, क्योंकि उन्हीं में से कोई एक लीडर निकल आएगा और फिर वो लीडर बोलेगा कि ऐसे काम करो, फिर वो एक तरह की टोटलिटेरियन रिजीम जो है वो एस्टेब्लिश होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म क्या है? अ रेडिकल फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म। सो एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म इज एसेंशियली एज इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म ही है ये एक तरह का, and not really true nationalism at all, that incorporates autonomous patriotic sentiments with a belief in expansionism, usually by military aggression, example Nazism और nationalist socialism in Germany, ठीक है। तो जिस तरह जर्मन नाजिज्म है, ठीक है, जो नाजिज्म है, या उससे पहले यूके जिस तरह जो है वो अपनी जनता को मोटिवेट करके उनमें नेशनलिज्म की भावना भर के उनसे एक्सपेंशन करवा रहा था, ठीक है। मतलब क्योंकि यूके ने इतनी सारी कॉलोनीज एक्वायर करी हैं, तो अपनी जनता में कुछ तो उन्होंने भावनाएं भरी होगी ना। तो वो जो पेट्रियटिज्म कूट कूट कर भरा है इंपीरियलिज्म करने के लिए यूके ने, और जो जर्मनी ने भी, नाजी ने भी इन्वेजन्स करने के लिए, पोलैंड में इन्वेज करने के लिए अपने लोगों में जो पेट्रियटिज्म भरा है वो क्या है? एक्सपेंशनिस्ट नेशनलिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा रोमांटिक नेशनलिज्म, अ फॉर्म ऑफ एथनिक नेशनलिज्म। रोमांटिक नेशनलिज्म जो है वो एक एथनिक नेशनलिज्म की फॉर्म है, in which the state derives political legitimacy as natural consequence and expression of the nation। जैसे भारत में लोग कहते हैं कि हम सब हिंदुस्तानी है या हम सब भारतीय हैं, क्यों? क्योंकि
पुराना सिस्टम है, हम लोग हजारों सालों से रह रहे हैं, ठीक है। यही तो मतलब भारत की या हिंदुस्तानी होने की जो लेजिटिमेसी है, जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, वो कहां से निकल कर रह रही है कि हम हजारों सालों से रह रहे हैं, हमारा कल्चर यहां पर हजारों सालों से है, इसलिए हम यहां, इसलिए ये पूरा नेशन हमारा है, ठीक है। इट रिलाइज अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल एथनिक कल्चर, मैंने बोला ना, एग्जिस्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल एथनिक कल्चर। अब देखिए, चाइना कहता है कि तिब्बत पर हमारा क्लेम है, क्योंकि तिब्बत जो है वो क्विंग डायनेस्टी के अंडर था। लेकिन तिब्बत कहता है कि एंशियंटली तिब्बत जो है वो चाइना से अलग था, क्योंकि तिब्बत के लोग कहते हैं कि हमारा एथनिक कल्चर है पुराना, इसलिए हमारा नेशन अलग है। तो ये चाइना और तिब्बत में जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रोमांटिक नेशनलिज्म का है, ठीक है। सिमिलरली कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट भी रोमांटिक नेशनलिज्म का है। कश्मीर की जनता कहती है कि हमारे एथनिक जो कल्चर है वो अलग है, वो भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग है, हमें एक अलग देश बनना है, ठीक है। तो वो भी एक तरह का रोमांटिक नेशनलिज्म है, राइट। आगे बढ़ते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म क्या है? तो ये भी एक तरह का एथनिक नेशनलिज्म ही है, वेयर नेशन इज डिफाइंड बाय शेयर्ड कल्चर एंड नीदर प्योरली सिविक नॉर प्योरली एथनिक, ठीक है। एथनिक और सिविक दोनों ही ना होकर कल्चर पे डिपेंडेंट हो। अब जैसे मान लीजिए कि चाइनीज नेशनलिज्म की बात करते हैं, जैसे इज द एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म पार्टली बिकॉज ऑफ मेनी नेशनल माइनॉरिटीज विद इन चाइना। अब यहां पर भारत का एग्जाम्पल नहीं लिखा मैंने, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज आप इंडिया को भी देखें तो इंडिया भी एक कल्चरल नेशनलिज्म है, क्योंकि भारत के अंदर कई सारे कल्चरल नेशंस हैं ना, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स चल रहे हैं ना। साउथ इंडिया में अलग कल्चर चल रहा है, तेलुगु तमिल अलग कल्चर चल रहा है, ठीक है। मराठी कल्चर अलग चल रहा है, गुजराती अलग चल रहा है, राजपूताना कल्चर अलग चल रहा है, ठीक है। पहाड़ी कल्चर अलग चल रहा है, डोगरी कल्चर अलग चल रहा है। तो भारत में तो बहुत सारे कल्चर चल रहे हैं, मल्टी कल्चरल है भारत तो। सिमिलरली चाइना है, चाइना में जो है वो मंगोलियन कल्चर अलग है, टिबेटियन अलग है, मेनलैंड चाइना का अलग, ताइवान का अलग। तो चाइना भी एक कल्चरल नेशनलिज्म है, भारत भी एक कल्चरल नेशनलिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा थर्ड वर्ल्ड नेशनलिज्म। अफ्रीका की जो कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है, वेयर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स रिजल्ट्स फ्रॉम रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल डोमिनेशन। यानी अफ्रीका के लोग ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से तो हट गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, लेकिन बेल्जियम वगैरह इनकी कॉलोनीज से छुटकारा चाहते थे, इसलिए अपने आप को उन्होंने नेशनलाइज, मतलब एकजुट किया। तो वो है उनका थर्ड वर्ल्ड नेशनलिज्म, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड रिटेन नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिबरल नेशनलिज्म क्या है, वेयर इट इज क्लेम्ड दैट इंडिविजुअल्स नीड अ नेशनल आइडेंटिटी in order to lead meaningful autonomous life and that liberal democracies need a national identity in order to function properly. जॉन स्टुअर्ट मिल एक्सप्रेस्ड सिमिलर सेंटिमेंट्स। तो आज के डेट में जितने भी कामयाब राष्ट्र हैं, इंक्लूडिंग भारत, यूरोपियन कंट्रीज, इन सब में जो है वो लिबरल नेशनलिज्म है। और लिबरल नेशनलिज्म का मतलब है कि हर एक व्यक्ति के अंदर नेशनलिज्म की भावना होनी चाहिए। जैसे मैं एक ट्राइबल व्यक्ति हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं केवल ट्राइबल हूं, मुझे भारत से कोई मतलब नहीं है। मेरे अंदर वो नेशनलिज्म की भावना है, मैं भारतीय हूं, ठीक है, और मैं एक प्राउड भारतीय हूं, ठीक है। तो ये जो नेशनलिज्म की भावना है ये हर एक मॉडर्न नेशन में मौजूद है, और ये जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही इसको जो है वो फेवर कर दिया था, राइट। और प्रेजेंट डे हर एक जो मॉडर्न नेशन है, जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर ये इंडिविजुअल नेशनल आइडेंटिटी की भावना है, कूट कूट कर भरी है, और होनी भी चाहिए, ठीक है। तभी आप एक मीनिंगफुल और ऑटोनमस लाइफ जी सकेंगे, राइट। एंड दैट लिबरल डेमोक्रेसीज नीड नेशनल आइडेंटिटी। नेक्स्ट आता है रिलीजियस नेशनलिज्म। जैसे कि जितनी भी रिलीजन के हिसाब से बटे हुए राष्ट्र हैं, जैसे इस्लामिक राष्ट्र हैं, ठीक है, वो रिलीजियस नेशनलिज्म है उनका, वेयर अ शेयर्ड रिलीजन कैन बी सीन टू कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड अ कॉमन बॉन्ड अमंग सिटीजन, ठीक है। इस्लामिक जितने भी राष्ट्र हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, ये सारे इस्लामिक राष्ट्र हैं, ये रिलीजियस नेशनलिज्म, ठीक है। यहां पर पैन नेशनलिज्म क्या बोलता है, वेयर एथनिक और कल्चरल नेशनलिज्म अप्लाइज टू अ नेशन विच इज इटसेल्फ अ क्लस्टर ऑफ रिलेटेड एथनिक ग्रुप्स एंड कल्चर्स। अब पैन नेशनलिज्म का मतलब यह है कि जैसे भारतीय हैं, पैन नेशनलिज्म और डायस्पोरा नेशनलिज्म लगभग जुड़ता हुआ है, ठीक है।
अब जैसे भारतीय हैं, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल टर्किक पॉपुलेशन है, जो टर्की भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, टर्की कल्चर फॉलो करने वाले जो लोग हैं, वो सेंट्रल एशिया में भी हैं। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहां पर सारे तुर्की लोग हैं। उसके अलावा जो मेनलैंड टर्की है, ठीक है, टर्की के आसपास सीरिया, जॉर्डन में भी टर्की भाषा बोलने वाले लोग, टर्की कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं। यूरोप में भी बल्कान रीजन में भी टर्की भाषा बोलने वाले लोग और टर्की कल्चर फॉलो करने वाले लोग हैं। सो दैट्स पैन नेशनलिज्म। सिमिलरली डायस्पोरा नेशनलिज्म क्या बोलता है? लेकिन जो पैन नेशनलिज्म है ना, वो ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ एरिया है ना, ये सारा अनातोलिया से लेकर सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है ईरान के रास्ते, ये पूरा ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ एरिया है ना। बल्कान, अनातोलिया और जो सेंट्रल एशिया बैक्ट्रिया वाला जो रीजन है ज्योग्राफिकली जुड़ा है। तो ज्योग्राफिकली जुड़े हुए एरिया में अगर सिमिलर एथनिक मतलब बैकग्राउंड रखने वाले लोग फैले हैं अलग अलग देशों में, सो दैट्स पैन नेशनलिज्म। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़िएगा क्या है। वेयर एथनिक और कल्चरल नेशनलिज्म अप्लाइज टू अ नेशन विच इज इटसेल्फ अ क्लस्टर ऑफ रिलेटेड एथनिक ग्रुप्स एंड कल्चर सच एज टर्किक पीपल। ठीक है। डायस्पोरा नेशनलिज्म क्या बोलता है? वेयर देयर इज अ नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द डायस्पोरा। अच्छा, पैन नेशनलिज्म में एक पॉइंट और बोल दूं मैं कि यहां पर जो है वो क्लस्टर है रिलेटेड एथनिक ग्रुप्स का। जरूरी नहीं है कि जो तुर्कमेनिस्तान के टर्किक लोग हों वो वैसा ही फॉलो करते हो कल्चर जो है वो अनातोलिया में या बल्कान में। सिमिलैरिटी भी है और डिफरेंस भी है, लेकिन कोर जो है वो उनके सिमिलर है, क्योंकि टर्किक भाषा, वही टर्किक भाषा के रूट वर्ड्स जो है वो मौजूद है वहां पर तुर्की के। ठीक है। लेकिन डायस्पोरा नेशनलिज्म क्या है? वेयर देयर इज अ नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द डायस्पोरा एन एथनिक पॉपुलेशन लिविंग आउटसाइड देयर ट्रेडिशनल होमलैंड्स। सो भारत से बाहर जितनी भी भारतीय पॉपुलेशन है, चाहे वो कनाडा में रह रहे हो, यूके में रह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, यूएस में रह रहे हो, या अन्य हर राष्ट्र में लगभग भारतीय मौजूद हैं। ठीक है। सो इन सभी देशों में अगर भारतीय रह रहे हैं तो उन सभी लोगों में जो है वो एक नेशनलिज्म की भावना है। यानी कि मान लीजिए कनाडा में जब जहां पर भारतीय मेजॉरिटी में है तो वो लोहड़ी जो है वो एंजॉय करते हैं, वो ईद भी मनाते हैं, वो दिवाली भी मनाते हैं। दैट्स डायस्पोरा नेशनलिज्म। एग्जाम्पल, अब इंडियंस के अलावा आयरिश लोग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में जुड़कर आयरिश कल्चर को अभी भी फॉलो करते हैं। ज्यूइश लोग जो है वो पूरे दुनिया में भी फैले हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में खास तौर पर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टेटलेस नेशनलिज्म क्या बोलता है? स्टेटलेस नेशनलिज्म वेयर एन एथनिक और कल्चरल माइनॉरिटी विद इन अ नेशन स्टेट सीक्स इंडिपेंडेंस ऑन नेशनलिस्ट ग्राउंड्स, कैटलन्स एंड बास्क्यूज इन स्पेन। राइट। सो दैट मीन्स एक देश के अंदर जो है वो एक स्पेसिफिक, मतलब आप बोल सकते हैं कि एथनिक और कल्चरल माइनॉरिटी है, वो कहता है कि हमें अलग देश चाहिए। जैसे भारत में कश्मीरी लोग कहते हैं हमें अलग, या पहले कहते थे हमें अलग देश चाहिए। जैसे भारत में हैदराबाद निज़ाम कह रहे थे कि हमें अलग देश चाहिए, तो निज़ाम तो खुद अकेला व्यक्ति, उनकी फैमिली कहते, लेकिन कश्मीरी एज अ होल लोग भी बोलते हैं कि अलग कर दो। सो उसी तरह स्पेन में कैटलन्स और बास्क बोलते हैं कि हमें अलग कर दो स्पेन से। तिबेटियन लोग चाइना में बोलते हैं कि हमें तिब्बत से अलग कर दो। जो सदर्न मंगोलिया है वो बोलता है कि हमें चाइना से अलग कर दो। मंचूरियंस बोलते हैं कि हमें चाइना से अलग कर दो। तो दिस इज स्टेटलेस नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म तो है लेकिन राज्य नहीं है उनके कंट्रोल में, अभी सरकार नहीं है उनकी। नेक्स्ट आता है नेशनल कंजर्वेटिज्म, अ पॉलिटिकल टर्म दे यूज्ड प्राइमरली इन यूरोप, दे नहीं आएगा, used primarily in Europe to describe a variant of conservatism which concentrates more on national interest than standard conservatism while not being unduly nationalist or pursuing excessively far right agenda. So जैसे जर्मन लोग जो हैं वो आज ये नहीं बोल रहे कि नाजी जर्मनी बना देंगे हम फिर से, नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि जर्मनी को आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो वो फार राइट ना जाते हुए भी एक जर्मन मतलब जर्मन लोगों में जो है वो एक अपने एक सेंटिमेंट बना हुआ है कि हमें जर्मनी को आगे बढ़ाना है, इसलिए बहुत सीरियसली काम करते हैं जर्मन लोग। सिमिलर जो है वो आप जापानीज में भी देखेंगे, भारतीय में भी देखेंगे ना, कुछ हद तक भारतीय भी तो चाहते हैं कि भारत जो है वो एक साथ मिलकर आगे बढ़े। ठीक है। सो दैट इज नेशनल कंजर्वेटिविज्म। कंजर्वेटिविज्म इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर कुछ कंजर्वेटिव अप्रोच है कि मतलब एक आता है ना कि जर्मन लोग ही ऐसा कर सकते हैं, है ना, कि हमें अपने पुरानी मतलब ग्लोरी के साथ जुड़े रहकर जो है वो प्रोग्रेशन में बढ़ना चाहिए आगे। ठीक है। ओके, सो दिस इज
इट फॉर टुडे। सो आज हमने क्या समझा? आज हमने नेशनलिज्म को समझा, नेशनलिज्म के इंट्रोडक्शन को देखा, ठीक है, नेशनलिज्म को समझा क्या है, फिर उसके हिस्ट्री देखी और फिर उसके टाइप्स देखे। उसके अलावा हमने देखा टोटलिटेरियनिज्म को समझा, उसकी हिस्ट्री देखी और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ आया हो, पसंद आया हो। सेशन कैसा लगा, क्या बातें सही लगी, क्या बातें बुरी लगी, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और हो सकता है कि कई सारे पॉइंट जो हैं वो आप सहमत ना हो, तो मैं भी यहीं पर ही हूँ, जुड़े रहिए मेरे साथ। धीरे धीरे सहमति हो सकता है कि डेवलप हो जाए, और अगर असहमति है भी तो भी कोई गलत बात नहीं है। असहमति होना भी तो आपका जो है वो राइट है, राइट। असहमत हो सकते हैं आप मेरे पॉइंट से, कोई गलत बात नहीं है, राइट। सो आज के सेशन को मैं यहां करता हूं कंक्लूड। पिछले सेशन को देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखिएगा तो वहां से आप पिछले सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, या स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, वहां से आप पिछले सेशंस को एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। आगे अगला सेशन क्या रहेगा? फासिज्म पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो आज के सेशन को यहां मैं खत्म करता हूं, मिलता हूं अगले सेशन में आपसे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।